मैं होम्योपैथी के बारे में कुछ जानता भी नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू का, किसी को ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज। कुछ डॉक्टर्स अचानक से उसकी दवाइयां बंद कर दे। सारी डिसेबिलिटीज होम्योपैथी की दवा से बिना सर्जरी के ठीक की जाए। उस डॉक्टर ने स्टेज पे आकर के बोला उनका कैंसर का ट्यूमर मैंने ठीक, रोया नहीं तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं और उसका ब्रेन डैमेज हो गया। अब वो जिंदा तो है, हम माइंड के द्वारा ये पता कर लेते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी का। वो एलोपैथिक डॉक्टर को ये बात बताए तो वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान इससे अच्छा तो उठा ले, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही वो। एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। नॉर्मल स्किन आ जाएगी, कोई बता भी नहीं सकता कि यहाँ सफेद दाग था। लेकिन मान लो कोई 10 साल का बच्चा है, 10 साल की बच्ची है, उसके तो किस चीज का लॉस होगा फिर? वो 3 दिन से जेकेलोन में एडमिट। ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है वो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैंने एक दवा उसकी जीभ पे डलवाई, लाइट बंद कर दो, जोर से मत बोलो, दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन। ये तो सुनने में पॉसिबल नहीं लग रहा। मेरे पास तो रिकॉर्ड्स हैं, हवा में तो बात है ही। हर गंगाराम छोटा हॉस्पिटल नहीं। तो एक दिन जर्मनी जरूर जाके और डॉक्टर सैमुअल हैनुमैन का हाउस और म्यूजियम देख के। होम्योपैथी इज द सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल साइंस। मोदी जी का प्रेस रिलीज और ये इसी साल का है। उन्होंने सेकंड डे राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पे न्यूज लगाई, मिला नया सवेरा। एलोपैथी के डॉक्टर्स की तर्ज पे होम्योपैथी वाले प्रैक्टिस कर। ऐसे एग्जांपल कोई प्लेसिबो खिला के करके बता दे, हम भी मान लेंगे कि ये प्लेसिबो नशा क्यों करता है आदमी। जो इफेक्ट करेगी वो साइड इफेक्ट। वो डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा है। देखो हर साइंस की लिमिटेशन। कोई होम्योपैथी बोलेगी नहीं मैं ऐसे एक गोली फेंकूंगा और भी सरिये निकल के बाहर आ जाए। जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाते? बहुत सारे बच्चे मुझे बोल के जाते हैं मोदी जी स्टेरॉइड दे देते हैं होम्योपैथी वाले। इनके पास कहाँ से इतने पेशेंट आते हैं? जब लोगों को मिलता है ना, पैसा मायने नहीं रखता, पेशेंट्स को फ्री में दवा देते हैं। बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर होम्योपैथिक दवा खाते और बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर होम्योपैथिक दवाइयाँ कुछ दवाइयाँ लिखते भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज की हमारी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ है देश के जाने माने होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर तारा प्रकाश यादव, जिनको लोग टीपी यादव के नाम से जानते हैं। तो उनका वेलकम करते हैं। वेलकम सर, आप हमारे शो में आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1984 के अंदर जब लोग इतने पढ़ाई को लेके एक्टिव नहीं थे, उस टाइम पे आपने होम्योपैथी चूज की, जहाँ लोग एलोपैथी को प्रेफर करते थे। तो आपके अंदर होम्योपैथी चूज करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? नहीं, मैंने चूज नहीं करी, मेरे पिताजी ने मेरे को होम्योपैथी में डाला। मेरा MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पिताजी ने मेरे को होम्योपैथी में डाल दिया। मैं होम्योपैथी के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जो होम्योपैथी डॉक्टर थे, उन्होंने उनको सलाह दी और उन्होंने मुझे होम्योपैथी में एडमिशन दिला दिया। अच्छा सर, होम्योपैथी एक्चुअल में क्या होती है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? देखो, होम्योपैथी साइंस जो है वो दुनिया की लेटेस्ट साइंस। इसके बाद में कोई मेडिकल साइंस नहीं आई। होम्योपैथी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे एलोपैथी चिकित्सा समाप्त हो जाती है, जहाँ पे ये कह दिया जाता है कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, ये जेनेटिक म्यूटेशन है, ये ठीक नहीं हो सकते। लेकिन होम्योपैथी में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से ठीक की जा सकती है। बस दुख सिर्फ एक बात का है कि होम्योपैथी की राइट प्रैक्टिस करने में काफ़ी स्ट्रगल है और काफ़ी मेहनत है। जिसने एक बार मेहनत कर ली और स्ट्रगल कर लिया और चीज़ों को सीख गया, उसके लिए होम्योपैथी बहुत आसान है। वैसे होम्योपैथी बहुत टफ है, इसीलिए 90% जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं वो रियल होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते ही नहीं। 3-4% लोग ऐसे हैं जो कि राइट वे में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं और इसका इज द लिमिट, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एकमात्र होम्योपैथिक साइंस ऐसी साइंस है कि ऊपर वाले ने अपने को 2 हिस्सों में बनाया हुआ है। एक तन है, दूसरा मन है। तन मतलब बॉडी, मन मतलब माइंड। तो हमारा बॉडी जो है ये तो केवल फॉलोअर है। जो कुछ भी होता है वो माइंड के थ्रू बीमारी की एंट्री होती है बॉडी के अंदर, और बीमारी कुछ भी नहीं होती है। जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, जो कुछ आपके आसपास में चल रहा होता है, वही आपकी बीमारी है। मतलब होम्योपैथी मन को ठीक करती है, तन को ठीक नहीं करती। अगर मन ठीक होगा तन तो तन ऑटोमेटिकली अपने ठीक होगा, क्योंकि रूलर कौन है? माइंड है। मन। आप दिन भर में खाते हो, पीते हो, चलते हो, बात करते हो, जो कुछ भी करते हो, सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ से आते हैं? माइंड से आते हैं, और बॉडी उसको फॉलो करती है। ऐसे ही जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है वही बीमारी होती है और वही बॉडी आपको
फॉलो करती तो बॉडी बीमारी में दिखती है, लेकिन आती किधर से है? मन के द्वारा आती है, माइंड के द्वारा आती है। तो इसका कोई प्रिंसिपल है? किस प्रिंसिपल पे काम करती है? होम्योपैथी एकमात्र ऐसी साइंस है जिसकी ड्रग्स की प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे होती है। अच्छा। बाकी दूसरी साइंस में जो प्रूविंग्स होती है वो एनिमल्स पे होती है। तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूविंग करके जो मेडिसिन निकल रही हैं, इसीलिए होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स वेरी बिगिनिंग से शुरू हुई थी, उनमें एक भी मेडिसिन डिस्कार्ड नहीं हुई। एक भी मेडिसिन, जैसे एलोपैथी में नई साल्ट आ जाता है और 10 साल बाद में वो हट जाता है, पुराना हट जाता है, दूसरा फिर नया साल्ट आ जाता है। लेकिन होम्योपैथी में जो दवाई होम्योपैथी की खोज के समय चालू हुई थी, वो आज भी वैसा ही वर्क कर रही। होम्योपैथी सिमलिया, सिमलिबस, क्यूरेंटर, क्या मतलब इसका? समयति के आधार पे काम करती है। जैसे लक्षण हैं वैसी ही औषधि अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे, उस औषधि के जैसे बीमारी के लक्षण है वैसे ही औषधियों के लक्षण है, अगर उन दोनों को मैच कर दिया जाए तो किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जैसे मेरा अभी पेट दर्द हो रहा है, तो आप उसमें किस हिसाब से डिसाइड करोगे इस चीज़ को? नहीं, पेट दर्द हो रहा है तो हम तो सीधा माइंड में जाएंगे। अच्छा। कि आपको क्या बात को लेकर के, और पेट दर्द हुआ क्या, कोई ऐसी चीज हुई दिमाग में जो आपको हजम नहीं हो रही, अच्छा, तो पेट दर्द होगा। तो वो ऐसी क्या बात हुई थी, किसी से कोई कहा सुनी हो गई, आपका बहुत तेज गुस्सा आया, कुछ ना कुछ कारण मिलेगा, और वो क्लासिकल होम्योपैथ जो क्लासिकल प्रैक्टिस करते हैं वो निकलवा लेते हैं आराम से। अभी आपने क्लासिकल का नाम लिया, क्लासिकल होम्योपैथ मतलब इसके अलावा कुछ और भी होता है? प्रिडिक्टिव होम्योपैथी मैं जिसका फॉलोअर हूँ, मैं प्रिडिक्टिव होम्योपैथी का फॉलोअर हूँ। मेरे जो गुरु थे वो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर थे, उन्हीं से मैंने होम्योपैथी सीखी। और ये लाइन बिल्कुल सत्य है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं आ सकता। वो गुरु ही ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने मुझे ऐसी होम्योपैथी सिखाई जिससे कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। हाँ, मैंने रिसर्च की तो पता चला आप हफ्ते में एक बार उनके पास बॉम्बे जाते थे। महीने में एक बार। महीने में एक हाँ, बार। महीने में एक बार जाता था, उनका आशीर्वाद लेता था, उनसे सीखता था। अब लोगों की बीमारी को ठीक करते हो, इंसान को ठीक करते हो आप? नहीं, होम्योपैथी में व्यक्ति का इलाज होता है, बीमारी का नहीं। बीमारी के लक्षण तो सब में कॉमन ही होंगे। जैसे एलोपैथी में अगर कहीं पेन है तो पेन किलर दे देंगे, एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक दे देंगे, अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्तित्व के आधार पर दवा का निर्धारण होता है कि आपका मन कैसा है, आपकी डिसीजन पावर कैसी है, आपकी विल कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपका रहन सहन कैसा है। इन सारी चीज़ों को पूछ के आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, आपको खान पान में क्या चीज़ें पसंद हैं, किस तरीके का रहन सहन पसंद है, इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। पानी आप कितना पीते हैं, पसीना आपको कितना आता है, हम हर चीज़ को कवर करते हैं और उसके आधार पर दवा का निर्धारण करते हैं। अच्छा, मैंने सुना है जैसे कि कोई इंसान आ रहा है बुखार करके, एक तो मैं आ रहा हूँ बुखार करके, एक मेरे अलावा कोई दूसरा पर्सन आ रहा है बुखार करके, कि जैसे मुझे बुखार आ रही है, बुखार अगर ठंड से आराम मिल रहा है तो मेरे को अलग दवा जाएगी, और उसको अगर गर्म से आराम मिल रहा है तो उसको अलग दवा हाँ, जाएगी। बिल्कुल सत्य है आपकी बात। 10 लोगों को बुखार आ रहा है, एलोपैथी वाला एंटीपायरेटिक यानी बुखार की विरोधी दवा, विरोधी दवा, क्रोसिन, पैरासीटामोल, जो भी साल्ट उसको देना है वही देगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति की दवा अलग होगी। अच्छा, जैसे हम निर्धारण कैसे करेंगे? निर्धारण हम व्यक्तित्व के आधार पर ही करेंगे। एक आदमी है जो बुखार आने के बाद में बहुत बेचैन हो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी दवा अलग है। एक आदमी जिसको बुखार आने के बाद चुपचाप पड़ा है, सुस्त हो गया, किसी से बात नहीं कर रहा, उसकी दवा अलग है। तो हम व्यक्तित्व के आधार पर दवा का निस्तारण करेंगे, बीमारी के आधार पर नहीं। एक जैसे कोई इंसान है वो एलोपैथिक दवाई भी ले रहा है, होम्योपैथिक दवाई भी ले रहा है, तो दोनों के साथ में काम करती है? नहीं, बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है ना, और वो लंबे समय से वो दवाइयाँ ले रहा है और होम्योपैथी में इलाज के लिए आता है। तो होम्योपैथी वाले
कुछ डॉक्टर्स अचानक से उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अचानक से उसके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, दूसरी डिजीजेज अनकंट्रोल हो जाएंगी। तो अच्छा। हम क्या करते हैं, एलोपैथी के साथ में ही होम्योपैथी शुरू कराते हैं, और जैसे जैसे कंट्रोल आता जाता है वैसे वैसे उस दवा को टेपर करवाते जाते हैं, और अंत में उसको बंद करवा देते हैं, होम्योपैथी पे ले आते हैं। नहीं तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे आप टेपर करवा रहे हो उस टाइम पे जो उसकी दवा ठीक हो रही बीमारी, वो एलोपैथी की वजह से ठीक हो रही है, होम्योपैथी की वजह से ठीक हो रही नहीं, है? एलोपैथी तो वो इतने सालों से खा ही रहा था ना। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हम्म, इसके जो पेशेंट आते हैं हम्म, वो सालों से दवा खा रहे हैं, 10 साल से खा रहा है, 20 साल से खा रहा है, उसकी रूमेटिक आर्थराइटिस कभी ठीक नहीं हुई। होम्योपैथिक दवा हम उसको देंगे, धीरे धीरे उसकी जो मेडिसिन वो खा रहा है उसकी डोजेज को कम करते जाएंगे, और उसकी बीमारी इवन की टेढ़े मेढ़े जो हाथ पांव हो जाते हैं वो भी होम्योपैथी दवा से ऑटोमेटिकली सीधे हो जाते हैं। मतलब जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो सारी डिसेबिलिटीज होम्योपैथी की दवा से बिना सर्जरी के ठीक की जा सकती है, और ऐसा हम करते हैं रोज। अभी आपने बताया कि जैसे किसी को शुगर है, शुगर की आपने एलोपैथी पे था, एलोपैथी से होम्योपैथी पे ले लिया। अब होम्योपैथी से बिल्कुल होम्योपैथी की दवा खत्म होने में कितना टाइम लगता है? नहीं, एलोपैथी के हिसाब से तो जो बीमारी आ गई, शुगर आ गई, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, लाइफ लॉन्ग आप खाते जाओ। हाँ। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज आ गई, हुँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ गई, या आपकी जैसे अभी एक होम्योपैथिक डॉक्टर थी, उसका विजन लॉस्ट हो गया था, उसने एलोपैथी में दिखाया, सब जगह दिखाया, पहले सबने स्टेरॉइड दिए, एक बार विजन वापस आ गया, फिर वापस चला गया। अल्टीमेटली वो थक हार के होम्योपैथी में मेरे पास आ गई। अब उसका विजन बिल्कुल नॉर्मल है। 10 अप्रैल को मैंने एक सेमिनार दिया था, उसमें उस डॉक्टर ने स्टेज पे आकर के बोला था कि मेरी विजन ये होम्योपैथी साइंस की वजह से वापस आई। और इसके अलावा भी हम सुनते हैं कि कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके अंदर एलोपैथी बिल्कुल हाथ खड़े कर देती है कि हम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, उसमें होम्योपैथी ठीक करती है। ना, हमारा तो पूरा वर्किंग ही इस पे है। जैसे आप 1-2 केस शेयर करोगे? हाँ, मुझे जैसे एक स्टेप बाय स्टेप की मैडम है जिनको कैंसर का ट्यूमर हो गया। उन कैंसर के ट्यूमर के लिए उन्होंने बायोप्सी कराया, कन्फर्मेशन हो गया कि ये कैंसर का ट्यूमर ही है। अल्टीमेटली एक एलोपैथी के डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया, सारे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने उनको मना किया कि आप होम्योपैथी में मत जाओ, लेकिन डॉक्टर चेतन शर्मा हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, हुँ, तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया, उनके हस्बैंड का इलाज वो कर रहे थे। अच्छा। तो चेतन शर्मा जी मुझे जानते थे, और बहुत सारे पेशेंट जो उन्होंने भेजे, जैसे उनकी भतीजी को ब्रेन ट्यूमर था और बहुत ज़बरदस्त सीजर आते थे, एलोपैथी वालों ने बोल दिया था इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, सर्जरी ही होगी। अल्टीमेटली मैंने दवा दे के उसके सारे सीजर ख़त्म कर दिए, एलोपैथी की सारी दवाइयाँ बंद कर दी, उसका ट्यूमर गायब हो गया। मतलब एलोपैथिक डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, हार्ट के स्पेशलिस्ट, उनकी बेटी का ट्यूमर एलोपैथी में ठीक होने के बजाय भतीजी का, होम्योपैथी भतीजी भतीजी का, आप होम्योपैथी में उससे ठीक किए हो। हाँ, स्टेप बाय स्टेप की जो मैडम हैं, हुँ, उनका कैंसर का ट्यूमर मैंने ठीक किया। होम्योपैथी से हम एक कैंप लगाते हैं एवरी सैटरडे को, मंथ के फर्स्ट सैटरडे, जो भी सैटरडे आएगा उसमें हम एक कैंप लगाते हैं। वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए होता है। उसके अंदर कैसे बच्चे हमारे पास आते हैं, जो बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद रोया नहीं, तो रोया नहीं तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गई और उसका ब्रेन डैमेज हो गया। अब वो जिंदा तो है, लेकिन वो वेजिटेबल है, वो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना उसमें समझ है हुँ, ना, मतलब वो डिसेबल्ड। हुँ, मैं उसको डिसेबल्ड नहीं बोलता, मैं उसको स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन बोलता हूँ। तो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट हम करते हैं। हमारे पास 10,000 बच्चे हैं जिनमें ऑटिज्म है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सेरिब्रल पैल्सी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक म्यूटेशन है, ऑटिज्म है ना। ऐसे 10,000 बच्चे हैं जिनका कि इलाज हमारे यहाँ चल रहा है, और उनमें से 60-70% बच्चे इम्प्रूव करते हैं। होम्योपैथी बच्चों में सेफ है, डोज़ वगैरह अलग नहीं होती इनकी? एक छोटे बच्चे का नेचर तो कैसे निकालोगे, उसके नेचर को कैसे आप रीड करोगे? बहुत ज़्यादा नहीं ना वो बता पाएगा। हुँ, एक एडल्ट तो बता देगा, हाँ, एक थोड़ा-सा टीनेजर भी बता देगा। लेकिन एक छोटा बच्चा जो पैदा ही हुआ है, वो 5 महीने का है, 8 महीने का है, 10 महीने का है, साल का है, 2 साल का है, तो वो तो अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीडर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब? मतलब उसकी बॉडी, वेट, हाइट, बनावट कैसी है, हुँ, उसको कंसीडर करते हैं, प्लस 9 मंथ
जब वो पेट में था। तो 9 मंथ में ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी मदर के माइंड में। तो मदर के माइंड को 9 मंथ का रीड करके उसके आधार पे हम उसकी दवा करते हैं और उससे वो बच्चे ठीक होते हैं। ये काम सिर्फ होम्योपैथी के डॉक्टर ही कर सकते हैं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा आपको हाँ, कि ऐसे मदर की हिस्ट्री से बच्चे को कैसे ठीक करें। हाँ, लेकिन हमारे पास जो 10,000 बच्चे हैं उनका इलाज हम इसी तरीके से करते हैं और वो बहुत ईजी। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन 9 मंथ में, और मदर आके बताती हुई कि 9 मंथ में कुछ था ही नहीं। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं वो एक्सपर्ट हैं, तो वो अपने आप 9 मंथ की हिस्ट्री में से निकाल लेते हैं उसको। सर मेरा एक फ्रेंड है होम्योपैथिक डॉक्टर, वो भी एक बार मैं उसको बोला कि यार मेरे कान में ईचिंग हो रही है, तो उसने मुझे बोला कि किसी ने तुझे कुछ बुरा सुनाया है क्या जो तुझे अच्छा नहीं लग रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा उसने। ऐसा क्यों? क्योंकि कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है हाँ, हम माइंड के द्वारा ये पता कर लेते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर लेफ्ट साइड में कोई डिजीज आ रही है हाँ, तो लेफ्ट साइड के इश्यूज आते हैं। हम्म, लेफ्ट में कौन आता है? लेफ्ट में आते हैं रियल सिबलिंग, हम्म, आपके जो ब्लड रिलेशन है, हम्म, भाई बहन। हम्म, लेफ्ट में आती है मदर। हम्म, लेफ्ट में आता है इमोशन। हम्म, लेफ्ट में आता है आपका होम। हम्म, और राइट साइड में आता है मनी, हम्म, फादर, आपके दोस्त, हम्म, आपका जो भी बिजनेस है वो। हम्म, तो राइट में दिक्कत है कि लेफ्ट में दिक्कत है? फिर आपके कान में दिक्कत हुई तो हम्म, कुछ कड़वा दर्द हुआ, अगर हम्म, इचिंग हो तो आपके दिमाग में इरिटेशन चल रहा है। हम्म, अगर कान में से ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है तो हम्म, आपको बहुत भयंकर गुस्सा आया, किसी सिचुएशन कोई ऐसी बात हुई जिसको लेकर के आपको बहुत तेज गुस्सा आया। जिस डॉक्टर का विजन चला गया था मैंने उससे यही प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न मेरा यही था कि ऐसी क्या सिचुएशन है जिसे आप देखना ही नहीं चाहते, और वो सिचुएशन मुझे मिल गई हम्म, जिसको वो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। जब माइंड ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये हम्म, इतना दुखी हो रही है हम्म, इन चीज़ों को देख देख के, सोच सोच के, इससे अच्छा है कि इसका विजन कट कर दो। तो माइंड ने इंस्ट्रक्शन दिए तो बॉडी ने ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी कर दी और अच्छा, ऑप्टिक नर्व सूख गई और उसको दिखना बंद हो गया। ऐसा अच्छा, एक बैंक मैनेजर के साथ पहले हम्म, भी मैं कर चुका, हम्म, उसका भी पूरा विजन वापस ला चुका। हम्म, सिचुएशन सेम थी दोनों की, कि ऐसी सिचुएशन थी हम्म। जो उनको देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं तो अब जैसे आप ये चीज़ बता रहे हो, अब इसको लोग इस पे कैसे यकीन करें कि ऐसा हो सकता है? वो एलोपैथिक डॉक्टर को ये बात बताए तो वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। जो जितना जानेगा। मैं जब आपसे बता रहा हूँ कि होम्योपैथी दुनिया की लेटेस्ट साइंस, इसके बाद कोई साइंस आई नहीं। एलोपैथी का डॉक्टर ये बता सकता है आपको, पूरी जांच करके, परख करके, बहुत सारे टेस्ट करवा के आपको ये बता सकता है कि आपको ये बीमारी है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता कि ये बीमारी आई क्यों। ये हम्म, होम्योपैथी का डॉक्टर बता सकता है कि ये बीमारी आपको, जैसे आपका विजन गया हम्म, तो एलोपैथी वाला को पूछोगे तो वो बोलेगा इसका कोई कुछ भी कारण हो सकता है, हाँ, वायरल हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन होम्योपैथ अगर रियल होम्योपैथ है हम्म, तो वो उसका कारण निकालेगा और वो सिचुएशन वही निकलेगी कि देखना बिल्कुल पसंद नहीं, तो ही विजन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर आपका जिंदगी में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जीने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनकी स्मेल चली जाती है, उनका टेस्ट चला जाता है, क्योंकि उनको मज़ा ही नहीं आ रहा लाइफ। तो खाने में भी मज़ा नहीं आ रहा, हवा में भी मज़ा नहीं आ रहा। कुछ लोग की ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर उनको ये लगने लगता है कि भगवान इससे अच्छा तो उठा ले, तो ऑटोमेटिकली उनकी भूख बंद हो जाएगी, वो खाना खाएंगे ही नहीं। खाना खाएंगे तो वापस पलटी कर देंगे, क्योंकि माइंड में क्या चल रहा है? भगवान उठा ले, भगवान हम्म, उठा ले। तो बॉडी अपने आप ही, माइंड से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं बॉडी के पास, हम्म, तो बॉडी वैसा ही बिहेव करेगी। खाना क्यों चाहिए? जब जब आपको मरना ही है तो हम्म, खाने की ज़रूरत क्या है? और फिर अगर आप ज़बरदस्ती खा भी रहे हो हम्म। तो बॉडी उसको वापस फेंक रही है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ला रही है, आपको वोमिट के थ्रू बाहर निकाल रही है, अच्छा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही बॉडी। एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। हम्म। सर आजकल हम देखते हैं लोग क्रीम के पीछे भागते हैं स्किन को गोरा करने में, लेकिन एक बीमारी और देखते हैं जो लोगों के सफ़ेद दाग होते हैं स्किन पे, उसकी क्या दवाई है होम्योपैथी में? क्योंकि एलोपैथी में लोग क्रीम लगाते रहते हैं, लेकिन कभी मेरे को लगा नहीं कि ठीक होते हैं वो। ना देखिए, जो सफ़ेद दाग होते हैं हुँ, उसको ल्यूकोडर्मा बोला जाता हुँ, है ना? हुँ, ल्यूकोडर्मा बेसिकली दिखता स्किन पे है, लेकिन बीमारी स्किन की है नहीं वो, और लोग बाग स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते रहते हैं।
वो बहुत सारे लोशन और आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बापची वगैरह, ये लगाने के लिए दी जाती हैं। लेकिन ये बीमारी है ही ब्रेन की। हमारे ब्रेन के अंदर एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हुँ, उस ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसका नाम है मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिसका काम क्या है कि हमारी स्किन पे जो ये कलर दिख रहा है, हुँ, ये हुँ, उस मेलेनिन की वजह से है। हुँ, वो वहाँ बनता है, हुँ, वो स्टिमुलेट वहाँ से होता है। तो उसका बॉडी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब कभी वहाँ पे गड़बड़ी पैदा हो गई और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, कहीं पे कलर ज़्यादा आ रहा है, कहीं से कलर जा रहा है, तो वहाँ से व्हाइट व्हाइट पेस्ट दिखने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं उन केसेस में, हम कभी भी लगाने का कोई मेडिकेशन नहीं देते। उसको वहीं से, उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसका कॉन्फ्लिक्ट पकड़ते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट में यही कॉन्फ्लिक्ट आता है कि उसका लॉस कॉन्फ्लिक्ट आता है कुछ ना कुछ। मतलब उसको कोई लॉस हुआ है किसी भी तरीके का, अच्छा। चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मॉनिटरी हो, ऐसा कुछ ना कुछ लॉस कॉन्फ्लिक्ट जरूर निकलेगा। और वो लॉस कॉन्फ्लिक्ट निकाल के अगर हम उसको दवा देंगे, तो एंटीरियर पिट्यूटरी वापस से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने लग जाएगी। जो दाग हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ठीक होंगे। ये पहला सिद्धांत है कि कोई भी बीमारी ऊपर से नीचे की तरफ ठीक होनी चाहिए। अगर अच्छा। किसी के रूमेटॉइड आर्थराइटिस है हुँ, या जॉइंट्स में पेन है, हुँ, तो सबसे पहले उसके गर्दन का दर्द जाएगा, हुँ, फिर शोल्डर का जाएगा, हुँ, फिर उसके हिप्स का, बैक का जाएगा, हुँ, घुटने का हुँ। और एंकल का सबसे लास्ट में जाएगा। होम्योपैथी ऐसी साइंस है जिसमें बिल्कुल कायदे कानून पूरे बने हुए हैं, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पा रहे। डायरेक्शन राइट, एक बार दवा देते ही पता चल जाता है कि मेडिसिन करेक्ट है कि नहीं है। अगर डायरेक्शन फॉलो हो रही है, तो हम उस दवा के बाद हुँ, हमें समझ में आता है कि नहीं, मेडिसिन एकदम करेक्ट है। हुँ, सफ़ेद दाग अगर ऊपर से नीचे की तरफ ठीक होना चालू हो गया, हुँ। तो पूरे दाग निकल जाएँगे उसके, नॉर्मल स्किन आ जाएगी, कोई बता भी नहीं सकता कि यहाँ सफ़ेद दाग था क्या। मैंने बहुत सारे केसेज़ ठीक करे। लेकिन अभी आपने लॉस का बताया कि लॉस हो जाता है, उस वज़ह से ऐसा होता है, हुँ, किसी भी तरह का हुँ। लॉस। लेकिन मान लो कोई 10 साल का बच्चा है, 10 साल की बच्ची है, उसके तो किस चीज़ का लॉस होगा फिर? नहीं, 10 साल के बच्चों में कई बार जैसे बहुत छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, हुँ, उनको भी ल्यूकोडर्मा आ जाता है। हुँ, उसमें सिचुएशन क्या निकल के आती है कि मदर एक्सपायर हो गई, या किसी वजह से बच्चे पेरेंट्स में डिस्कॉर्ड हो गया, मदर उसको छोड़ के चली गई, तो हो गया ना लॉस कॉन्फ्लिक्ट उसका, पकड़ में आ गया ना। मदर की सर्विस है कहीं पे लगी हुई, और उसने अपने बच्चे को नानी के पास छोड़ दिया, दादी के पास छोड़ दिया, तो जो अफेक्शन और हुँ, जो लव, हुँ। जो फीलिंग, एक माँ से बॉन्ड मिलना चाहिए था। बॉन्ड जो मदर में और बेटे में होता है, हुँ, वो दादा दादी में या नाना नानी में या मौसी में, इनमें थोड़े हो सकता है। तो लॉस कॉन्फ्लिक्ट हम वहाँ से उठाते हैं और उसी के आधार पे हम ट्रीट करते हैं। बड़े लोगों में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा एक साथ किसी चीज़ में पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट अचानक से डूब गया, हुँ, बहुत बड़ा लॉस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हुँ। तो उसको ल्यूकोडर्मा आ जाएगा। तो हम लॉस कॉन्फ्लिक्ट ढूँढेंगे और ढूँढने के बाद उसका दवा करेंगे। दवा का निर्धारण वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम बीमारी के नाम से हमारे पास कोई दवा नहीं। व्यक्ति के नेचर के हिसाब से दवा है। तो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करके हम दवा देंगे और ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होंगी। तो जैसे आप प्रिस्क्रिप्शन बनाते हो जो डॉक्टर लिखते हैं, उसके अंदर आप बीमारी का नाम लिखते हो या फिर इंसान जैसे पेशेंट के नाम से बनाते हो? नहीं, बीमारी का नाम भी हम लिखते हैं, हुँ, डायग्नोस भी हम करते हैं, हुँ, लेकिन हम 1 घंटे का प्रोसीजर है हमारा, हुँ। कम से कम। 1 अच्छा। घंटा लगता है, जिसमें पूरी चीज़ें उस पेशेंट से पूछी जाती हैं। उसके हर तरीके की, उसका रहन-सहन, खान-पान, उसके घर में कौन-कौन लोग हैं, कैसे रिलेशनशिप हैं, उसका जो नेचर ऑफ जॉब क्या है, फिर उसका विल कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसका मोरल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे, फिर दवा का निर्धारण करेंगे। अच्छा। लोग कहते हैं होम्योपैथी बहुत स्लो मेडिसिन दे मतलब स्लो है ये पद्धति, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत दिनों बाद आता है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल मिथ है। होम्योपैथी से इंस्टेंट रिजल्ट। मैं हुँ, एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। हुँ, मेरी भतीजी होम्योपैथिक डॉक्टर है। हुँ, उसी की एक बैचमेट है, हुँ, जिसके ब्रदर को स्टेटस अस्थमैटिकस, अस्थमा हो गया, हुँ, लेकिन अस्थमा भी किस तरीके का होता है कि जिसमें लगातार और वो 3 दिन से जेकेलोन में एडमिट। उस स्टेरॉइड दे लिए, सब कुछ कर लिया, वो ठीक नहीं हो रहा। अल्टीमेटली उसने मेरी भतीजी से बात करी और वो लेके आ गई, कुमार डॉक्टर थी, वो अपने भाई को मेरे पास लेके आई। अब मेरे यहाँ पे एक प्रोसीजर है कि 1 घंटे की स्टेकिंग होगी, तो
एक डॉक्टर गया, वो उसकी केस टेकिंग कर रहा। अब वो केस टेकिंग क्या करे, जो आदमी को सांस ही नहीं आ रहा लगातार खांस रहा है, वो 15-20 मिनट उसने खपाया उसके साथ, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। उसने मेरे को आके बोला कि सर ये तो कुछ केस टेकिंग दे नहीं पा रहा। तो मैंने कहा ये कैसे केस टेकिंग देगा, इसकी कंडीशन जब ऐसी है। ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है वो डॉक्टर का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है वो मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैंने उसको ऑब्जर्वेशन करके कि इस तरीके से रेस्टलेस है और इसको सांस ही नहीं आ रहा, मैंने एक दवा उसकी जीभ पे डलवाई कि ये दवा डाल के इसको बिठा दो। 15 मिनट में उसका 50% ठीक हो गया। और आधे घंटे में, जो व्यक्ति 3 दिन से सो नहीं पा रहा था, आधे घंटे में वो बोलते हैं घर जाते ही सो गया, सवेरे 7 बजे तक इसको खांसी का एक ठसका भी नहीं आया। तो ये होम्योपैथी, कितना भी तेज फीवर हो, अगर दवा दी है विद इन 1 to 3 आवर पेशेंट को रेस्पॉन्स आ जाएगा। कैसे पता चलेगा? जैसे एक पेशेंट है, अब वो 3 दिन से बुखार आ रहा है उसको, वो ना बात कर रहा, चिड़चिड़ा हो रहा है, लाइट बंद कर दो, जोर से मत बोलो, टीवी भी मत चलाओ, है ना, अखबार भी नहीं पढ़ रहा, अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़ा है, आपने खाना भी नहीं खा रहा। जैसे ही आपने राइट दवा दी, अगर उसने लाइट जला ली, अगर उसने टीवी ऑन कर लिया, अगर उसने कुछ खाने का मांग लिया, तो दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन कि पेशेंट इज इम्प्रूविंग। तो हमारे को ये डॉक्टर का निर्धारण, उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि पेशेंट को दवा देने के बाद कितना रिलीफ है, वो विद इन 1 to 3 आवर में पता चल जाएगा आपको। चाहिए कितने पता चल जाता है? एक्यूट डिजीजेज में 1 से 3 घंटे में पता चल जाता है। अच्छा। क्रोनिक डिजीज, जैसे हम जिन डिजीजेज को ठीक कर रहे हैं, इन डिजीजेज को तो एलोपैथी साइंस ने तो हाथ ही खड़े करे हुए। जैसे एक पॉलीमाइक्रोगायरिया बीमारी होती है जिसमें ब्रेन एबनॉर्मल हो जाता है। एक गुड़गांव का बच्चा मेरे पास लाया गया, उसके पास सरगंगाराम की रिपोर्ट है, एम्स की रिपोर्ट है, जिसके अंदर डायग्नोस है पॉलीमाइक्रोगायरिया, MRI की रिपोर्ट्स। उस बच्चे को मैंने 4.5 साल तक दवा करी। वो वेजिटेबल था बिल्कुल, ना बैठ पाता था, ना चल पाता था, ना उसमें समझ थी, कुछ नहीं था। 4.5 साल दवाई करने के बाद वो उसकी संभलने लगा, बैलेंस आने लगा, फिर प्रॉपर समझ आने लगी, फिर वो स्कूल जाने लगा, फुटबॉल खेलने लगा, साइकिल चलाने लगा। फिर मैंने उसकी वापस MRI कराई। वो MRI भी मेरे पास मौजूद है, पूरा उसके पेरेंट्स के रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जिसके अंदर पहले की रिपोर्ट्स में पॉलीमाइक्रोगायरिया आ रहा है, एबनॉर्मल ब्रेन स्टडी आ रहा है, और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें नॉर्मल ब्रेन स्टडी लिखा हुआ आ रहा है। इज इट पॉसिबल बाई एनी एलोपैथिक मेडिसिन? नहीं, ये तो सुनने में पॉसिबल नहीं लग रहा। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास तो रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा। हवा में तो बात है ही। हाँ। मेरे पास तो हजारों केसेस के रिकॉर्ड्स हैं, पूरे केस बने हुए हैं, जिनके अंदर विजन चला गया तो विजन आ गया, ट्यूमर था तो ट्यूमर गायब हो गया, अगर किसी का स्क्लेरोसिस हो रहा था तो वो स्क्लेरोसिस चला गया। तो इस तरीके के जो केसेज हैं वो तो दिख रहे हैं ना। नहीं तो वो वापस उन डॉक्टर के पास लेके गए नॉर्मल स्टडी रिपोर्ट, हाँ, तो उन्होंने यकीन कर लिया उस चीज का? नहीं किया, उन्होंने बोला कि ये पहले की रिपोर्ट्स गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले वाली को गलत हाँ, बता दिया कि बीमारी थी नहीं। ये तो नॉर्मल है, ब्रेन स्टडी नॉर्मल है। तो उन्हीं की हुई, वो भी जांच उन्हीं की थी। अरे सर गंगाराम छोटा हॉस्पिटल नहीं है, एम्स से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। जब दोनों की MRI की रिपोर्ट्स में आ रहा है कि ये पॉलीमाइक्रोगायरिया डिजीज है, तो फिर तीसरी वाली में नॉर्मल स्टडी कैसे आ गई? ये चमत्कार होम्योपैथी में ही होते हैं, जो इनक्योरेबल चीजें हैं। ये होम्योपैथी साइंस, जिसने होम्योपैथी की खोज करी थी, वो जर्मन के एक डॉक्टर थे, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। वो एलोपैथी के उस जमाने के MD डॉक्टर थे, MBBS MD। उन्होंने जब ये देखा कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज एलोपैथी में संभव ही नहीं है, तो उन्होंने नए साइंस की खोज के लिए होम्योपैथी स्टार्ट करी, और उससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं हैनीमैन से इतना इंस्पायर्ड था कि मैं सिर्फ, मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर अगर बन गया तो एक दिन जर्मनी जरूर जाके और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का हाउस और म्यूजियम देख के आऊँ। और आप देख के आए? और मैं देख के आया। मैं पिछले ही साल गया, और मैं 10-11 दिन जर्मनी, स्विट्जरलैंड में रहा, जर्मनी भी गया, सैमुअल हैनीमैन का हाउस भी देखा, उनकी ओरिजिनल उस समय की मेडिसिन्स, उनकी बुक्स, उनकी चेयर, उनकी टेबल,
उनका पलंग, वो सारे आज भी एक म्यूजियम बना हुआ है, उसमें रखे हुए हैं। नहीं, अगर होम्योपैथी इतनी कारगर है तो भी इसको सरकार आज के टाइम इतना बढ़ावा क्यों नहीं दे रही? नहीं, अभी तो आप इसी साल 2025 का मोदी जी का प्रेस रिलीज है 10 अप्रैल 2025 का, उसके अंदर उस वो नेट पे मौजूद है, आप उसको देखिए। उसमें लिखा हुआ है होम्योपैथी इज द सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल साइंस एलोपैथी के बाद में। एलोपैथी के बाद में। ये मोदी जी का प्रेस अच्छा। रिलीज है और ये इसी साल का है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कई देश तो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ, क्योंकि होम्योपैथी की रियल समझ जो है ना, होम्योपैथी बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, इसको समझ में आना बहुत मुश्किल है। एक तो जर्मन जो कि बहुत मेटिकुलस और पर्टिकुलर थे, उनकी लिखी हुई इंग्लिश है, तो उसको समझना ही बहुत मुश्किल है। जो आदमी उसको समझ गया और जो उनके सिद्धांतों पे चल गया, आता जोर है उसमें। शुरू में मैं नए होम्योपैथी के डॉक्टर्स को सिर्फ एक ही चीज का मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डेडिकेशन रखो। बिना डेडिकेशन के कोई भी आदमी एक दिन में सफलता नहीं पा सकता है। उसके लिए सतत प्रयास करो, एक गोल बना लो कि मुझे सिर्फ होम्योपैथी बनना है और एक टॉप का होम्योपैथी बनना है। तुम काम करते जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब वहां पहुंच गए। एक फेफड़ों की बीमारी होती है, जिनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो उनमें कुछ होम्योपैथी कारगर है? हाँ, एक किस्सा है मेरे पास उसका भी, हाँ। कि मेरे पास राजस्थान पत्रिका के एक पत्रकार हैं, हरेंद्र बगवाड़ा जी। हम्म। वो बैठे हुए थे, एक बच्चे का केस आया मेरे पास हम्म। जिसका एक लंग कोलैप्स हो गया था। हम्म। तो उसका जब सीटी स्कैन देखा तो उसमें पूरा एक लंग ब्लैक था पूरा। हम्म। तो हरेंद्र बगवाड़ा जी ने मेरे से प्रश्न किया कि ये इसका क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा, इसमें होम्योपैथी क्या करेगी? तो जब इसका लंग पंचर ही हो गया तो मैंने कहा नहीं, होम्योपैथी क्यों नहीं करेगी, ठीक करेगी होम्योपैथी। बोले ये ठीक हो जाए तो मुझे बताना। मैंने कहा आप 15 दिन की इसको दवा देता हूँ, 15 दिन बाद आप आ जाओ, मैं ये भी आएंगे। 15 दिन बाद एग्जैक्टली वो भी आ गए और वो भी आ गए और नया सीटी स्कैन लेके आ गए। उस सीटी स्कैन में नॉर्मल लंग स्टडी आ रहा था। हम्म। हरेंद्र बगवाड़ा जी ने वो देख के दंग रह गए, उनकी जमीन खिसक गई। उन्होंने बोला होम्योपैथी ऐसे भी काम करती? मैंने कहा हाँ करती है। उन्होंने सेकंड डे राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पे न्यूज लगाई, मिला नया सवेरा, और मेरा नाम से वो न्यूज उन्होंने निकाली। तो होम्योपैथी इनक्योरेबल डिजीजेज में बहुत अच्छा काम करती है। दुर्भाग्य ये है कि होम्योपैथी के डॉक्टर्स को जितनी स्टडी करनी चाहिए उतनी स्टडी नहीं है, जितनी समझनी चाहिए होम्योपैथी को। एलोपैथी के डॉक्टर्स की तर्ज पे होम्योपैथी वाले प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन के मिक्सचर, बहुत सारी फार्मेसी जैसी खुली हुई हैं, बहुत सारे नंबर्स बने हुए हैं, लगाने की दवाइयाँ हैं, पीने की दवाइयाँ हैं, जबकि होम्योपैथी इनको मानती ही नहीं है। होम्योपैथी इंटरनल मेडिसिन देती है, केवल बॉडी अपने आप को क्योर करे। कुछ लोग तो मानते हैं कि होम्योपैथी में कुछ नहीं है, मीठी दवाई है, प्लेसिबो है तो प्लेसिबो की तरह अब काम ये करे। जो मैं एग्जाम्पल आपको बताए हैं, हाँ। ऐसे एग्जाम्पल कोई प्लेसिबो खिला के करके बता दे, हम भी मान लेंगे कि ये प्लेसिबो है। हम्म। कोई पेशेंट साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वो दवाई स्टार्ट कर देते हैं उनकी। स्टार्ट करने के बाद उनकी दवाई लाइफ टाइम चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, ना वो ठीक होते हैं। आप मुझे कोई ऐसी बीमारी बता दो, हम्म। हार्ट का पेशेंट है, हम्म। उसके हार्ट की दवाई चालू हो गई, जिंदगी भर चलेगी। हाँ बिल्कुल। अगर बीपी का पेशेंट है, बीपी की दवाई चालू हो गई, चलती रहेगी। थायराइड का पेशेंट है, चलती रहेगी। इसके अलावा अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई स्क्लेरोसिस है, एमएनडी है, डीएमडी है, ऐसी जो बीमारियां हैं जिनका इलाज ही संभव नहीं है, तो उनमें दवाइयां तो चल रही है, पार्किंसन है, दवाइयां चल रही हैं, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। साइकेट्रिक का भी यही हाल। साइकेट्रिक में क्योर किस तरीके से किया जाना चाहिए? जो मेडिसिन साइकेट्रिक डॉक्टर देते हैं वो अधिकतर सेडेटिव मेडिसिन होती हैं, नींद जिनसे बहुत आती है, तो वो आदमी नशे में पड़ा रहता है, एक्चुअल में ठीक नहीं होता है। इसको ठीक करने का राइट वे क्या है कि जिस आदमी का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है, वो तो कुछ भी बोलेगा, बकेगा, कुछ भी गाना गाएगा, किसी को शक करेगा। ये साइजोफ्रेनिया ये है, इनमें शक हो जाता है, ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरे को देख रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो जब उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो हम क्या करते हैं, होम्योपैथी से साइकेट्रिक के बहुत सारी बीमारियों के इलाज किए हैं। इनको ठीक करने का तरीका क्या है कि उस समय के जो मानसिक लक्षण है उसके, उसको पकड़ के उस समय वैसे ही बिहेव करने वाली जो मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन को दूं। एक बार जब वो उसका बिहेव कंट्रोल में आ जाए तो फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका जेनेटिक
कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके का व्यक्तित्व है, हम्म, वैसी मेडिसिन निकाल के उसको दे दो, फिर वापस वो वैसे नहीं करेगा। आज की तारीख में ड्रग एडिक्ट्स, नशे की लत वाले लोग बहुत ज़्यादा है। उसको भी नशा क्यों करता है आदमी? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी वजह है, हाँ, कोई वो मानसिक कोई वजह है। ऐसी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से को वो फेस नहीं कर पा रहा, हम्म, तो वो नशा करना चालू करता है। हम्म, उसकी सिचुएशन को हम पूरा निकालेंगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दवा देंगे। एक बार जैसे ही उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दवा देंगे, उसके माइंड से वापस से उसको फेस करने की कैपेसिटी आने लगेगी और उसका नशा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे छूटने लगेगा। तो मानसिक बीमारियों में होम्योपैथिक दवा से परमानेंट क्योर किए जा सकते हैं। जैसे स्ट्रेस होता है किसी के, सबसे पहले फिर स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन से सुसाइड तक चला जाता है। सो जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ भी सोच सकता है। वो छत से भी कूद सकता है, वो गाली भी बक सकता है, वो पत्थर भी फेंक सकता है, वो कपड़े भी खोल सकता है, वो एब्यूजिव भी हो सकता है, मारपीट भी कर सकता है। तो जैसी सिचुएशन उस समय उसकी है, उसके अकॉर्डिंग ऐसी ही दवा हम देंगे जिससे एक बार वो शांत हो जाए, और जैसे ही शांत होगा उसके बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब करेंगे। एक और चीज़ लोगों का कहना है कि होम्योपैथी बहुत स्लो है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया बच्चे वाला, और हाँ, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो ये भी मिथ है। नहीं, ये भी मिथ है। साइड इफेक्ट होते हैं होम्योपैथी के? देखो, ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता कि हम्म, जो कोई चीज इफेक्ट कर रही हो और हम्म, साइड इफेक्ट नहीं कर रही हो। हम्म, जो इफेक्ट करेगी वो साइड इफेक्ट भी करेगी। साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन होम्योपैथी में मेडिसिन की क्वांटिटीज बहुत ही मिनिमम होती है, इसलिए साइड इफेक्ट भी बहुत ही मिनिमम होते हैं। जैसे लोग बाग कहते हैं ना कि पहले होम्योपैथी की दवाई देने के बाद में पहले रोग बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। रोग अच्छा, बढ़ता बढ़ता कुछ नहीं है। वो डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा है कि ये पहले बढ़ेगा फिर ठीक होगा। थोड़ा बहुत एग्रावेशन, जैसे कुछ क्रीम लगा रहा था या स्टेरॉइड लगा रहा था, उसको बंद कराओगे तो उसको बंद कराने के बाद जो बीमारी सप्रेस थी, दबी वो, हुई थी। हाँ, वो बाहर जरूर आएगी, लेकिन इतना बाहर नहीं आएगी कि वो पूरा आदमी पूरा ही उधड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। एग्रावेशन फेज आ सकता है, लेकिन वो थोड़े से टाइम का आएगा और अब फिर ऑटोमेटिकली ठीक होना चालू हो जाएगा। स्किन की बीमारियों को आप ऑइंटमेंट लगा के सप्रेस कर सकते हो। और यही एक बहुत बड़ा सत्य बताता हूँ कि मेरी 35 साल की प्रैक्टिस होगी। उस 35 साल की प्रैक्टिस में जितने छोटे बच्चे पैदा होने से लेके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र तक के बच्चों को अगर अस्थमा हो रहा है, अगर उसको डायरिया हो रहा है, या उसका पेट खराब हो रहा है, या बार बार में कफ कोल्ड आ रहा है, हम्म, तो उसकी वजह वजह सिर्फ एकमात्र वजह स्किन इरप्शन का सप्रेशन। अच्छा, और जैसे ही स्किन इरप्शन, उसके कुछ दाग हुए या कुछ दाने हुए हम्म, या फुंसियां हुई, और एलोपैथी का कुछ क्रीम लगाया, वो हम्म, सप्रेस हो गया, हम्म, वही कन्वर्ट हो गया अस्थमा बनता है, वही कन्वर्ट हो गया पेट खराब डायरिया बनता है, वही कॉन्स्टिपेशन करवाता है, वही रिकरेंट फीवर करवाता है, कफ कोल्ड करवाता है, टॉन्सिल करवाता है। जैसे ही आप राइट मेडिकेशन दोगे, स्किन इरप्शन बाहर आएंगे, उसका अस्थमा ठीक हो जाएगा, उसका डायरिया ठीक हो जाएगा। सप्रेशन से डिजीज आगे बढ़ती जाती है। एक बीमारी आई, जैसे आप किसी को देखोगे, किसी को एक बीमारी है, पहले बीपी आया, फिर थोड़े दिन में पता चला कि साहब इसको तो शुगर आ गया, फिर थोड़े दिन में पता चला कि साहब अब तो इसका लीवर में सिरोसिस आने लग गया, फिर उसके बाद में पता चला कि साहब इसको हार्ट की कंप्लेंट। तो एक के बाद एक लेवल उसका बढ़ता जा रहा है, कम तो कहीं से हो ही नहीं रहा। राइट मेडिकेशन देने का एक फायदा है कि आपकी कितनी भी बीमारियां हैं, दवा हमारी एक ही होगी। वो सभी बीमारियों पे, पूरे इंसान पे वो एक वो मेडिसिन इंसान की ही। दवा होगी। हाँ, तो हम बीमारी के हिसाब से दवा नहीं दे रहे हैं, हम्म, हम व्यक्ति के हिसाब से दवा दे रहे हैं। तो व्यक्ति के हिसाब से जो दवा दी जाएगी, हम्म, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, वो उसके लीवर पे भी काम करेगी। जैसे आप खाना खाते हो, तो कभी ऐसे सोचते हो कि आज कान के लिए भी खा लें अपन थोड़ा बहुत? नहीं, वो खाना बराबर कान तक एनर्जी जाती है, नहीं जाती? हाँ जाती है। तो ऐसे ही अगर राइट मेडिकेशन दोगे, तो वो हाँ, लीवर पे भी जाएगी, वो हार्ट पे भी जाएगी, वो किडनी पे भी जाएगी, तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो ये नॉलेज एलोपैथी डॉक्टर्स को है ही नहीं, या फिर वो बताते नहीं है? नहीं, एलोपैथी वाले सिर्फ बॉडी को ट्रीट करते हैं, हम्म, वो माइंड पे तो जाती ही नहीं। उनको भी माइंड नहीं पता मतलब ये चीजें। ना, माइंड पे केवल साइकेट्रिक डॉक्टर जाता है, तो वो साइकेट्रिक वाला क्या है कि उसको अलग तरीके से समझता है, क्योंकि उसने साइकेट्रिक पढ़ी हुई, एबनॉर्मल माइंड पढ़ा हुआ है। तो वो एबनॉर्मल माइंड को नॉर्मल माइंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है उसको कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन वो कंट्रोल कर सकता है, क्योर नहीं कर सकता है। क्योर अगर कहीं संभव है, क्योर शब्द का मतलब होता है परमानेंट इरेडिकेशन। हम्म, वो परमानेंट इरेडिकेशन केवल होम्योपैथी का डॉक्टर कर सकता है, लेकिन होम्योपैथी के डॉक्टर के पास उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, और ऐसे केसेज होने चाहिए
जैसे मैं किसी कॉलेज में नहीं जाता, पढ़ाने नहीं जाता, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं मेरा इवनिंग टाइम में क्लिनिक चलाता हूँ। इवनिंग में मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है, मेरी भतीजी भी डॉक्टर है, ये सब मेरे साथ काम करते हैं। फिर भी मेरे पास हमेशा 10 से 15 जूनियर डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स सीखने के लिए आते हैं। मैं सारे डॉक्टर्स को जो भी उनकी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, जो उनकी क्यूरी होती है, वो मैं बताता हूँ, उनको कॉन्फ्लिक्ट समझाता हूँ, उनके सामने कुछ छुपाता नहीं। विद्या एक ऐसा धन है जिसको आप जितना बाँटोगे, उतना बढ़ेगा। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और मेरे गुरु ने मुझे ये भी कहा कि इसको आगे भी सिखाना लोगों को, जिससे कि होम्योपैथी से अगर मैंने मेरे जीवन में 100-200 लोगों को कि कोई ब्लाइंड था उसको दिखने लग गया, किसी का हियरिंग लॉस था अगर हियरिंग आ गई, किसी के पास स्पीच नहीं स्पीच आ गया, किसी के पास बैलेंस नहीं था बैलेंस आ गया, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो ईश्वर से साक्षात्कार मेरा हो चुका। मैं वो सामने दिख रहा है बच्चा, जो वेजिटेबल था, अगर उसको चल रहा फिर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, जिसके पॉलीमाइक्रो गायरिया डायग्नोज था, तो मेरे लिए तो वही भगवान है। बिल्कुल सही। और वो भगवान का दिया हुआ एक मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। पहले तो बहुत दुर्भाग्यशाली मानता था कि मैं होम्योपैथी में आ गया, लेकिन जब मुझे गुरु मिल गए तो मेरे में ज्ञान भी आ गया और उस ज्ञान से मैंने इतने पेशेंट ठीक कर लिए कि अब मुझे पूजा की आवश्यकता नहीं है, वही पूजा है मेरे लिए। कुछ लिमिटेशंस है होम्योपैथी? देखो, हर साइंस की लिमिटेशन, ऐसे अपन नहीं कह सकते। जैसे मान लो बाई चांस एक आप जा रहे हो और एक सरिये से भरा ट्रक जा रहा है और आपकी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा और आप सरिये के ट्रक से टकराए और सरिया आपके शरीर के अंदर फंस गए। अब आप कोई होम्योपैथी ये बोलेगी नहीं मैं ऐसे एक गोली फेंकूंगा और भी सरिये निकल के बाहर आ जाएंगे, तो वो तो संभव है नहीं। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ है, हाथ कट गया, ट्रेन से पाँव कट गया, अब उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, कोई होम्योपैथी ये बोलेगी नहीं मैं तो अभी एक दवा दूंगा और चमत्कार हो जाएगा, अभी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। वो कैसे बंद हो जाएगी? तो जहाँ भी एक्यूट इमरजेंसीज हैं, जो जहाँ तुरंत आपकी जान जाने का ही खतरा है, इतना ब्लड लॉस हो जाएगा, मैसिव हेमरेज हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा अभी, तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी की भी लिमिटेशंस है। उन केसेस में होम्योपैथी के रोल कम है, ना के बराबर है। लेकिन जो इनक्योरेबल केसेज हैं कि जो एबनॉर्मल हैं या जेनेटिक म्यूटेशन है या ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट संभव ही नहीं, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिंड्रोम्स को मैंने ठीक करा हुआ है, तो ये ठीक होते हैं। डाउन सिंड्रोम के केसेज ठीक होते हैं। और ये जो हाइट नहीं बढ़ती है लोगों का, इसका होम्योपैथी में कुछ रोल? हाँ हाँ, होम्योपैथी में किसी भी बीमारी का, दुनिया में चाहे कोई भी बीमारी हो, जैसे कोविड था, अब कोविड में लोग बाग एक ही तरीके की वैक्सीन और एलोपैथी वाले एक ही तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन होम्योपैथी में सबकी दवा अलग थी। हमने भी बहुत सारे कोविड के पेशेंट देखे, हमने कभी लोग बाग होम्योपैथी में भी लोग बाग आर्सेनिक बांट रहे थे, ये बांट रहे थे, लेकिन हमने हमारा तरीका नहीं छोड़ा। जो पेशेंट आ रहा है उस पेशेंट को वाकायदा उसके पूरे सिम्टम जानने, उसका नेचर जानना है, उसकी एक्टिविटीज जाननी है और उसके बाद दवाई देनी है। बहुत सारे जिन डॉक्टर चेतन शर्मा जी की मैंने जिक्र किया कि उनकी भतीजी को ट्यूमर था, उनकी मदर को कोविड हो गया और उन चेतन शर्मा जी ने बोला कि मेरे तो सारे डॉक्टर्स ने, वो एलोपैथिक डॉक्टर खुद भी हैं, उन्होंने बोला सारे हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे। मैंने बोला आप ऐसे घबराओ मत, मैं देता हूँ कुछ दवा। मैंने दवा दिया, सवेरे उनका ऑक्सीजन लेवल जो 60 पे था वो 93 पे था। अच्छा। तो उसके बाद से वो बहुत सारे पेशेंट, मेरे पास तो बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स पेशेंट भेजते हैं कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ दिखा लो एक बार। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर पेशेंट भेजते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर भेजते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स भेजते हैं, और पेशेंट टू पेशेंट तो आदमी बनते की हैं वो तो। जाती है। अगर किसी का एक बच्चा ठीक हुआ है तो वो 10 को बोलता है कि भाई एक बार वहाँ दिखा ले। अक्सर लोगों की क्यूरी होती है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं करवाते, क्योंकि एलोपैथी में दिखाने जाते हैं वो पहले खूब सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब इसमें देखेंगे क्या आ रहा है, फिर हम बीमारी ढूंढेंगे। देखो, वो क्या है कि शरीर के अंदर ढूंढना चाहते हैं, वो ये बता सकते हैं कि आपको ये हो चुका है, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर कभी भी ये नहीं बता सकता कि ये हुआ क्यों। तो वो तो बताते हैं कि आप इससे पीड़ित हो चुके हो, और हम खोज करते हैं किसकी, कि आप इससे पीड़ित हुए क्यों।
तो हम रूट कोज पे जाते हैं और वो एंड प्रोडक्ट पे जाते हैं। उनको जो प्रोडक्ट दिख रहा है ना अंदर कि हाँ ये यहाँ ट्यूमर आ गया, यहाँ पे स्क्लेरोसिस हो गई, यहाँ नर्व डैमेज हो गई, लेकिन वो हुई क्यों अगर आप उसका कारण पूछोगे तो उसके पास उसका एक ही जवाब है, ये ऑटो इम्यून है, इडियोपैथिक है, इसका कोई सर्टेन कोज नहीं होता, कोई बीमारी कभी भी आ सकती है, लेकिन हर बीमारी के पीछे कारण होता है और वो कारण जानना, इसीलिए होम्योपैथी ऊपर वाले ने हमारे को दो हिस्से में बनाया, तन और मन। तो मन को तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो केवल तन को ट्रीट कर रहे हैं, जबकि ओरिजिनल बीमारियां के जो सोर्सेज हैं वो माइंड के थ्रू ही एंटर होती है। 99.9% बीमारी आपके कन्फ्लिक्ट से शुरू होती है और माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चलता है वही बीमारी के रूप में आपकी बॉडी में दिखता है। हम इन्वेस्टिगेशन हम भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। इन्वेस्टिगेशन हम इसलिए करवाते हैं कि जो आप बता रहे थे ना कि ये हो चुका, वो अब है कि नहीं, ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हम उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अच्छा, होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं, सब अपना बेस्ट ही देना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी अप्रोच उन सबसे अलग कैसे? आपके पेशेंट इतने क्योर कैसे होते, इतने ठीक कैसे हो रहे हैं? क्या जादू आपके पास? नहीं, जादू जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं है। मेरा मानना सिर्फ एक ही है कि जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेता कि मेरे में बहुत सारा ज्ञान आ गया, या कोई व्यक्ति ये समझ लगता है कि मैं बहुत बड़ा बन गया, उस दिन उसका अंत निश्चित हो जाता है। मैं आज भी ये मानता हूं कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारी चीजें वो मुझे सिखा के जाते हैं, मैं उनको ज्ञान बांटूं या उनसे ज्ञान लूं, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज वो मुझे बता रहा है तो मैं उसको मानता हूं। और किसी भी व्यक्ति के ऊपर जाने का मतलब है उसकी जर्नी जो है, वो अगर एक सफलता की सीढ़ी पे पहुंच रहा है तो उसके पूरा श्रेय उसके माता पिता, उसकी वाइफ। तो मेरा जितना समय पेशेंटों के साथ बीतता है, वो सेक्रीफाइस तो कौन करता है? या तो वाइफ सेक्रीफाइस करती है या माता पिता करते हैं। बिल्कुल। तो सेक्रीफाइस उन लोगों ने किया, उनकी मेहरबानी रही जिसकी वजह से कि मुझे मौका मिला और मैं ऐसे पेशेंटों को डील करने लगा, और धीरे धीरे मुझे एक अच्छे गुरु मिल गए। उन गुरु की वजह से मुझे ज्ञान आ गया, बिना गुरु के ज्ञान आता नहीं। तो गुरु जब से मेरे आध्यात्मिक गुरु भी रहे और मेरे प्रोफेशनल गुरु भी रहे, और दोनों ही इतने अच्छे थे कि एक ने मुझे आध्यात्म सिखाया और दूसरे ने मुझे होम्योपैथी सिखाई। जैसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना वाइब के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे माता पिता और मेरी वाइफ को ही देता हूँ। शायद इसीलिए आपको प्रेस्टीजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 15 अगस्त 2018 को। हाँ, 2018 को मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वसुंधरा राजे जी ने स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया था, और वो होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया था। तो मैं तो मानता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा गया, ये उनकी महानता है। इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता स्टेट के अंदर। हाँ, स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड यही। 2002 से लेकर 2016 तक आप राजस्थान की असेंबली में बैठते थे, वहाँ पे मेडिकल इंचार्ज के तौर पे थे आप, तो वहाँ की जर्नी कैसी रही आपकी? ना, बहुत अच्छी। मतलब मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसी जगह ले जाके बिठाया जहाँ मुझे माननीय विधायकों, माननीय मंत्रियों, माननीय मुख्यमंत्री को देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, और विधानसभा के लोग भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत आदर सम्मान दिया। सारे ऑफिसर्स, स्टेट ऑफिसर्स और IAS IPS ऑफिसर्स, RAS ऑफिसर्स, RPS ऑफिसर्स, RACS ऑफिसर्स, जजेज, इन सब से मेरे को बहुत अच्छा, मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि इन लोगों के बीच में बैठने का मुझे मौका मिला, इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। पेशेंट को ठीक करने के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज है? हमने पता कि आपको कुकिंग बहुत पसंद है। हाँ, मेरे को मतलब मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, और मेरा टाइम 1-1.5 घंटा रोज किचन में जाता है। मैं अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, नई नई डिशेज बनाता रहता हूँ, और मुझे खाने का कम शौक है, खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर अच्छा खाना बनाया और मैंने किसी को खिलाया, उसने बोला ये बहुत अच्छा बना है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसे अगर पेशेंट बोलता है ना कि डॉक्टर साहब, मतलब बहुत थैंक्स करके जाता है ना मेरे को कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को सुनाई देने लग गया, इसको दिखने लग गया, ये चलने लग गया, तो मेरे को सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में खुशी
उसी में मिलती है जब पेशेंट आकर के ये बोल के जाता है, मतलब वो इस तरीके से बोलता है कि जो मेरी आत्मा को छू जाता है। इतना थैंकफुल तरीके से बोलता है वो कि डॉक्टर साहब आपने ठीक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो वो शब्द मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और वो शब्द ही मेरी जान है, जिससे कि मैं आज भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ और नया कर लूँ, कुछ और नई चीज़ सीख लूँ, कुछ और सीख लूँ। मैं कभी ये नहीं मानता कि मुझे पूरा कुछ आता है। मैं यही मानता हूँ मैं आज भी एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ और मुझे और कुछ और सीखने का मौका मिल जाए तो मुझे सीख लेना चाहिए। डॉक्टर तो सूट पहनते हैं आजकल, लेकिन आप जैसे ये कुर्ते पजामे पहनते हो जो राजनेता वाली छवि बना रहे हो, इसके पीछे क्या राज है? ना सर, इसके पीछे राजनीति में जाने का कोई राज नहीं है। मेरे को कपड़े का शौक है शुरू से। मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, टाई लगाता था, सूट पहनता था, बिना टाई के क्लिनिक नहीं जाता, विधानसभा नहीं जाता। फिर बाद में पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं यार, ये अब टाई और ये हटा देनी चाहिए। अब एज भी हो गई, मैं 60 रनिंग 60 है, तो एज भी हो गया, तो अब अपने को कंफर्टेबल सादा कपड़े पहनने चाहिए। तो मैंने वाइट कलर मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ये कुर्ते पजामे पहनने चालू किए। हाँ, वो टाई बेल्ट वाला मैंने कहीं पता चला मुझे कि वो वेस्टर्न स्टाइल है वो, क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती थी तो लोग टाई लगा के रहते थे कि अंदर नहीं घुस जाए सर्दी, इस वजह से टाई लगाते थे। नहीं, प्रोफेशनली भी डॉक्टर्स जो हैं अधिकतर, वो डॉक्टर्स का लिविंग स्टैंडर्ड और उनके रहने का तरीका, मतलब सोबर दिखना चाहिए। तो टाई में, सूट में, इसमें आदमी अपने आप को थोड़ा सोबर महसूस करता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है। ऐसे कुर्ते पजामे से ऐसे लगता है जैसे राजनीति कर रहा आदमी है, लेकिन ये ढीले डाले हैं, ये अब आजकल टाइट अच्छे नहीं लगते, तो ढीले डाले हैं, कंफर्टेबल हैं, इसलिए मैंने इन पे आ गया आजकल। मोदी जी की तरह सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद ना, बाल। ये तो मैंने स्कूल टाइम से, मतलब जब मैं कॉलेज में गया था उसी समय से मैंने दाढ़ी रखी हुई थी और आज तक वो दाढ़ी चली आ रही है। किसी ने बोला आपको मोदी जी की तरह दिखते हो आप? ना, बच्चे जितने आते हैं मेरे पास, छोटे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल के जाते हैं मोदी जी। ये चलो, ये सब बातें हो गई। होम्योपैथी को लेके लोगों के अंदर क्या क्या मिथ्स है जो आप देखते हो अक्सर? होम्योपैथी का सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग बागों को ये लगता है कि ये मीठी गोलियां, इनमें दवा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। कईयों को लगता है कि इसमें स्टेरॉइड दे देते हैं होम्योपैथी वाले। कभी भी जो आदमी रियल होम्योपैथी करता है, स्टेरॉइड हमारे यहाँ है ही नहीं, ना स्टेरॉइड हम देते। हम जो भी दवा देते हैं, मैं तो, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स और होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और उन स्टूडेंट्स के सामने एज ए टीचर अगर मैं किसी को स्टेरॉइड दूंगा तो वो जाके क्या छवि मेरी बाहर प्रोड्यूस करेगा, है ना। वो तो इतना टेम्प्ट होता है, वो इंस्पायर्ड होता है जब वो केसेस देखता है, जब उसको लगता है कि नहीं, इस तरीके के केसेस अपने होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में तो ठीक ही नहीं और आते ही नहीं है, और इनके पास कहाँ से इतने पेशेंट आते हैं, दूर दूर से, इवन ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं। मैंने, मेरी क्लिनिक पे मेरा नाम भी नहीं लिखा हुआ, मेरे किसी भी जगह पे, मेरे कार्ड पे, क्लिनिक पे, पैड पे, कहीं पर भी मेरा नाम नहीं लिखा मिलेगा आपको। लेकिन नाम टीपी यादव के नाम से पता नहीं लोग कहाँ से कैसे क्या सर्च करके अपने आप आ जाते हैं। और एक चीज और, टीपी यादव, सिर्फ टीपी यादव के नाम से जानते हैं, पूरा नाम कोई नहीं जानता। पूरा नाम मेरा कोई नहीं जानता। मुझे खुद को ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। हाँ बिल्कुल, अगर आप मेरे पड़ोसी से पूछ लो ना कि तारा प्रकाश जी हैं, तो वो बोले कौन तारा प्रकाश, वो बोले टीपी यादव जी हैं, तो वो तुरंत बोलेगा अरे ये रन। अच्छा, तो इसमें क्या आपने खुद ने रखा है या फिर लोग टीपी यादव कहते थे आप? नहीं, मैं शॉर्ट नेम ही रखना चाहता था। अच्छा। टीपी यादव, शुरू से मैं टीपी यादव ही लिखता था, मेरे सिग्नेचर भी मैं टीपी यादव ही करता था, तो वो निक नेम बन गया और लोगों की जुबान पे वही आ गया, तो सब मुझे टीपी यादव के नाम से ही जानते हैं। आने वाले समय में होम्योपैथी में आप कितना बड़ा इनोवेशन देखते हो? आने वाले फ्यूचर में अगर सबसे बड़ी कोई मेडिकल साइंस होगी तो वो होम्योपैथी होगी, क्योंकि लोग बाग इतने दुखी हो चुके हैं, दवाइयाँ खा के इतने परेशान हो चुके हैं, चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं। जब लोगों को मिलता है ना कहीं से कि यार ये चीज़ क्योर हो सकती है, तो पैसा मायने नहीं रखता। सही बात है। पैसा तो आदमी कितना भी खर्च कर सकता है, लेकिन होम्योपैथ तो ऐसा मिले जो ठीक कर पाए। बिल्कुल सही बात। और उसको वैसा होम्योपैथ साहब, मैंने तो होम्योपैथी की दवाई भी खाई थी 2 साल, उन्होंने बोला धीरे सर काम करेगी, धीरे धीरे करेगी। अब वो 2 साल में ठीक नहीं कर पाया, और आपकी दवाई से 1 महीने में ठीक हो रहा हूँ, 2 महीने में ठीक हो रहा हूँ,
तो उसको डिफरेंस नज़र आता पेशेंट को। यही सबसे बड़ी चीज़ है होम्योपैथी। आप फ्यूचर की साइंस है, आगे आने वाले टाइम में होम्योपैथी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली। इसकी दवाइयाँ कैसे बनती है? कोई कहता है ये मीठी गोली है, कोई कहता है एल्कोहल आता है इसके अंदर। नहीं, होम्योपैथी की दवाइयों में सारे सोर्सेज काम में लिए जाते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स भी हैं, जिसके अंदर प्लांट्स भी हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं जिनसे की दवाइयाँ बनती हैं। और सारी मेडिसिन्स एल्कोहल में इसलिए बनाई जाती हैं कि एल्कोहल में प्रिजर्वर का काम करता है। तो जो भी मेडिसिनल वर्च्यूज उसमें हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, वो मेंटेन रहती है एल्कोहल के अंदर, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसीलिए वो सालों साल तक वो दवा कभी खराब नहीं होती, इसलिए एल्कोहल में बनाई जाती है। और मीठी गोलियों का क्या राज है? मीठी गोलियों में वो जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड को मीठी गोलियों में डाला जाता है, जिससे कि वो स्प्रिट वाली, कईयों को स्प्रिट से जलन होती, तो वो मीठी गोली में इतना ही आता है कि वो मीठी मीठी लगती है, उसमें हल्का सा स्प्रिट का वो असर आता है, बाकी नहीं आता है। तो एल्कोहल, कई लोग एल्कोहल वाला ही लेना पसंद करते हैं, वो मीठी गोली। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं सर मीठी गोली वाली मत देना, हमारे को लिक्विड में ही दे देना, तो उनको हम लिक्विड में ही देते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है एलोपैथी के अंदर, जैसे किसी को बुखार है तो बुखार के घर पे पैरासीटामोल रहती है, हेडेक के लिए अलग दवा रहती है, तो ऐसा होम्योपैथी में पॉसिबल है कि घर पे कुछ दवाइयाँ रखी जाए? नहीं, होम्योपैथी में ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन वो रियल होम्योपैथी नहीं है। अच्छा। वो टाइमिंग रिलीफ जरूर दे सकती है। बहुत सारी कॉमन मेडिसिन लोग बाग रखते भी हैं, किट बना के भी रखते हैं कि पेट खराब हो जाए तो ये ले लो और खांसी हो जाए तो ये ले लो, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्टनेस तो जो तरीका मैंने आपको बताया वही है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जब ही निकलेगी जब उसके पूरा उसका अध्ययन किया जाएगा, और फिर जो दवा दी जाएगी उससे, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, जो दवाई हमारे खांसी में काम आती वही कैंसर में भी काम आती, वही किडनी फेलियर में भी काम आती, वही हार्ट में भी काम आती। तो व्यक्तित्व के अनुसार दवा है, बीमारी के अनुसार दवा नहीं है होम्योपैथी। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा है कि पहले रिसर्च की जाती है, ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमंस पे होते हैं, जानवरों पे होते हैं। होम्योपैथी में भी ऐसा होता है? होम्योपैथी में ह्यूमंस पे होते हैं, अच्छा। हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, डिजीज पर्सन पे भी नहीं। और उसका भी पूरा बाइलॉज बने हुए हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके का खाना खाएगा, कितना सोएगा, है ना, पूरा हेल्दी होना चाहिए। उस पे उस मेडिसिन को देके उसके जो सिम्टम्स आएंगे उनको नोट करके और फिर मेडिसिन का ट्रायल किया जाता है। अच्छा, तो जैसे सिम्टम्स वो खुद बताता है कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं? हाँ, वो पेशेंट बताएगा खुद। तो वो मतलब जो प्रूवर है, पेशेंट नहीं है वो, प्रूवर है। अच्छा, ड्रग प्रूवर, वो ड्रग प्रूवर बताएगा कि मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। नहीं तो एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको दवाई की वजह से फीलिंग आ रही है, उसको ऐसी फीलिंग आ ही रही है, ये कैसे पता चले? नहीं, ऐसी वो पहले तो हेल्दी था तो उसको कोई फीलिंग नहीं थी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक दवा है कैनाबिस इंडिका, जो कि भांग होती है ना, भांग, उससे बनाई जाती है, वो होम्योपैथिक दवा है। तो जब कैनाबिस इंडिका की प्रूविंग की गई तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को वो दी गई। तो उसकी देने का भी तरीका है, पहले एक ड्रॉप देंगे, फिर 2 देंगे, फिर ऐसे करके धीरे धीरे उसकी मैक्सिमम लिमिट पे ले जाएंगे। तो जब मैक्सिमम लिमिट पे ले गए तो वो आदमी खूब हंसने लगा, खूब बातें करने लगा, खूब खोया खोया रहने लगा, विचार उसके दिमाग में एक के बाद एक शेख चिल्ली वाले विचार आने लगे, और खूब खाना खाने लगा, खूब मीठा खाने लगा। मतलब उसका थिंकिंग का प्रोसेस एक्सट्रीमली बढ़ गया। तो ये सिम्टम प्रूव हो गए। अब जैसे ही किसी आदमी में ऐसे लक्षण आ रहे मानसिक कि उसका दिमाग रुक ही नहीं रहा, उसका दिमाग में चले ही जा रही है चीजें, मतलब एग्जेजरेशन कर रहा है वो, किसी भी एक बात को लेके बढ़ती जा रही है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, तो उसको हम कैनाबिस इंडिका दवा दें। तो जैसे ही उसकी दिमाग चल रहा था वैसे ही दिमाग चलाने वाली दवा उसको देंगे, तो वो दोनों की पावर, मेडिसिन की पावर को अपन घटा बढ़ा सकते हैं। तो जब मेडिसिन की पावर्स को आप बढ़ा दोगे तो उसके थॉट प्रोसेस का जो पावर है वो वीक हो जाएगा, और मेडिसिन का थॉट प्रोसेस वाला है उसको आप बंद कर दोगे तो दोनों खत्म हो गए ना। ऐसे बीमारियां परमानेंट खत्म होती। अभी आपने पावर की बात की, तो डोज कैसे डिसाइड की जाती है? नहीं, डोज हर चिकित्सक का अपना वो है। जैसे हम जितना सेंसिटिव पर्सन होगा ना, या जितनी साइकेट्रिक इलनेस होगी, जो मानसिक बीमारियां हैं, उनमें हम बहुत ज़्यादा हायर डोजेज पे जाते हैं। हायर डोजेज का मतलब होता है वो होती तो हाई है, लेकिन उसमें मेडिसिनल वर्च्यू जितनी हाई होती जाएगी ना उतनी कम होती जाएगी।
और जितनी एक्यूट डिजीजेज उनमें हम लोअर पोटेंसीज पे जाते हैं। जितने ट्यूमर्स हैं या इस तरीके की बीमारियां हैं जो कि बहुत स्लो प्रोसेसिंग हैं, उनमें हम मिडिल वाली पोटेंसी पे रहते हैं। मतलब 630 एक्यूट में देते हैं। जो साइकोटिक इलनेस हैं उनमें हम 201 देते हैं। और जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या बहुत सेंसिटिव पर्सन्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको हम हायर पोटेंसीज देते हैं। आप अक्सर कैंप्स वगैरह ये सब लगाते हो, तो आपको किस तरह के बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है? नहीं, जो जिनको लोग डिसेबल्ड बोलते हैं, हम उनको डिसेबल्ड नहीं बोलते, हम उनको स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। ऐसे बच्चे जो कोई सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, बैलेंस नहीं बना पा रहा, या कोई इस तरीके का उसके अंदर सिंड्रोम डेवलप हो गया है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है, जिनके लिए कि मना कर दिया गया है कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं, उन पेशेंटों के लिए हम एक कैंप लगाते हैं। वो महीने के पहले शनिवार को होता है। उसमें हम 15-20 डॉक्टर्स एक साथ मेरे अंडर में ही काम करते हैं। हम पेशेंट्स को फ्री में दवा देते हैं, लेकिन वो स्पेशल बच्चों के लिए 10, 12, 15 साल से कम उम्र के बच्चे, इससे ज़्यादा वाले केसेस हम उसमें नहीं लेते। और उन बच्चों को हम दवा भी फ्री में देते हैं और उनके कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट भी हम हमारी तरफ से ही करते हैं। आज तक का सबसे टफ केस जिसको आपको ठीक करने में बहुत मुश्किल हुई हो, याद है? नहीं, मुझे टफ लगता नहीं है। अच्छा। पहले जरूर टफ लगता था जब मुझे मेरे गुरु नहीं मिले थे। अब अभी भी कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे डीएमडी के केसेस जो है, स्पेशली डकिंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसके अंदर मसल्स जो होती है ना वो काम नहीं करती हैं, तो वो आदमी धीरे धीरे बेड रिडन हो जाता है। स्पेशली बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। उसके केसेस को ठीक करने में और एमएनडी को ठीक करने में मेरे को आज भी थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज सब तरीके के केसेस, चाहे कैसा ही जेनेटिक म्यूटेशन हो, वो सारे मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं आती। ये जो डायबिटीज की वजह से गैंग्रीनस फुट हो जाता है, इसमें होम्योपैथी का कितना रोल है? होम्योपैथी से अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट है जिसके दोनों पाँव काटने के लिए बोल दिए गए थे। उसको गैंग्रीन हो गया था दोनों पाँव में। हमने दवा दे करके उसके पाँव को ठीक किया है। वो गैंग्रीन उसके पाँव कटने से बच गए। ठीक हो गया मतलब? हाँ, 80% ठीक हो। ग्रेनुलेशंस आ गया वापस से, वो ब्लैकनेस था वो हट गया, है ना। सिर्फ आगे की उंगलियों में बचा है, जबकि उसके घुटने से पाँव कटने की बात थी। सर, आपने एक रूम से प्रैक्टिस स्टार्ट की, आज आपका क्लिनिक इंडिया का सबसे बेस्ट क्लिनिक है, तो यहाँ की जर्नी स्ट्रगल आपका कैसा था? सर, मुझे तो पता ही नहीं चला। ईश्वर ऐसे ही लगता है जैसे पीछे ही खड़ा है। जो भी काम करते गए, कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसे करेंगे या ये करेंगे। अपने आप से जैसा वो उसकी मर्जी वो होगा, वही जो राम रुचि रखा। मेरा मानना बिल्कुल पक्का ये है कि आप श्रेय आपको मिलता है केवल, करने वाले आप नहीं हो। करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है। आपसे करवा रहा है तो उसके पीछे भी कोई ताकत ही जिसकी वजह से कि आप कर पा रहे हो। अदरवाइज तो कोई सोच नहीं सकता। मैं तो अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मेरे पास केसेस भेजते भी हैं, बोलते हैं यार एक बार उनको दिखा लो, है ना। वो बोल देंगे हाँ करेंगे तो हो सकता है हो जाएगा तुम्हारा ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे केसेस मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा, कई लोगों को ऐसे लगता होगा एलोपैथी में कि नहीं ये केस अपने से ठीक नहीं होगा, हाँ। जेन्युइनली उनको फील होता होगा, तो वो शेयर करते हैं आपके हाँ, पास? करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर बायस कोई नहीं होता है। जैसे कोई ऐसा चीज है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसी का हाथ कट गया और वो मेरे पास आया कि साहब इसकी दवाई करो। अब उसके जबरदस्त ब्लीडिंग हो रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा ना यार एलोपैथी के उस डॉक्टर के पास चला जा तुरंत, या इमरजेंसी में चला जा, है ना। इसका भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो हर साइंस की लिमिटेशन है। ऐसे उनको भी बताएं कि बहुत सारी चीजें, जैसे लोग बाग ले जाके रिपोर्ट्स तो दिखाते ही है ना कि आपका दमा कैसे ठीक हुआ, आपके बच्चे के टॉन्सिल कैसे ठीक हो गए, बार बार में इसके एडिनोइड्स हो गए थे, ऑपरेशन से कैसे बचा। तो पेरेंट्स बताते हैं कि हमने वहाँ से दवाई कराई थी। फिर एलोपैथी के डॉक्टर को भी ले जाकर दिखाते हैं कि ये देखो। फिर वो बोलता है नहीं नहीं चलो अच्छा है, अगर होम्योपैथी से हो गया ना, हमारे पास कोई आएगा तो हम भी भेज देंगे। तो ऐसे हर आदमी, बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर होम्योपैथिक दवा खाते हैं। हाँ,
बहुत सारे, और बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर होम्योपैथी की दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ लिखते भी हैं, जैसे पत्थरी की दवा बर्बेरिस वल्गेरिस है, बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक केलकेरिया फोस एक दवा आती है बच्चों को देने के लिए, वो बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर लिखते हैं। एक आंख में डालने की होम्योपैथी की ड्रॉप आती है, सिनेरिया मेरिटिमा सक्कस के नाम से, CMS, वो बहुत सारे आई के डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं कि नहीं ये करो। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। आने वाले फ्यूचर में जैसे आप फ्यूचर होम्योपैथिक डॉक्टर देखते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? बस लगन के साथ लगे रहो और राइट होम्योपैथी करो। तुरंत से तुम चाहते हो ना कि तुम आज जाके बैठो और तुम्हारे पास पेशेंट्स की लाइन लग जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। उसको टाइम लगेगा, लेकिन तुम एक केस ठीक करोगे तुम्हारे पास 10 आएंगे, ये पक्की बात है। कॉन्फिडेंस आएगा उससे। हाँ, उससे ही कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम खुद करोगे और किसी को ठीक कर दोगे। एक केस को ठीक करते ही 10 तो पेशेंट तुम्हारे पास वो भेजेगा और तुम्हारे अंदर 10 गुना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कैंसर जैसी बीमारियों में होम्योपैथी ठीक करने में कितना समय लेती है? नहीं, डिपेंड्स, लेकिन कैंसर के ट्यूमर को फ्यूज करने की जो कैपेसिटी है वो होम्योपैथी में है। किडनी फेलियर को, किडनी की सेल्स को वापस रिवाइव करने की जो कैपेसिटी है वो होम्योपैथी में जो है। डायलिसिस में चले जाते हैं पेशेंट, उनको ठीक करने की। हाँ, तो CKD के इनके जो पेशेंट्स हैं, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, इनके जो केसेस हैं, ये मेडिसिन से सेल्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं। बहुत सारे स्टोन्स हैं, जैसे किडनी स्टोन है, गाल स्टोन्स हैं, है ना, ये होम्योपैथिक मेडिसिन से डिजोल्व हो जाते हैं। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। थैंक यू सर, आप आए, आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम बहुत दिया। अपना बहुत उसके लिए धन्यवाद बहुत-बहुत आपका धन्यवाद मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अमृता अरोड़ा है। मैं यादव होम्यो क्लिनिक में गई थी जनवरी एंड में, जब मुझे यहाँ के एक फेमस डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको 4th स्टेज ऑफ कैंसर है। बायोप्सी टेस्ट में मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उस टाइम पे जब मैं सर के पास गई थी तो मेरा जो सिस्ट था, जो यहाँ पे था, वो इतना था, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। और फिर मैंने दवाई जो है सर से शुरू की, और उसके बाद धीरे 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 करके आज अब ये सितंबर चल रहा है, सितंबर तक मेरे 7 महीने की दवाई पूरी हो चुकी है, और जिसमें अब जो मेरे पास जो मेरा सिस्ट बचा है वो सिर्फ इतना है, और काफ़ी रिलीफ है मुझे कोई पेन नहीं है, मुझे खाने पीने में कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं टीचिंग जॉब में हूँ, मैं रेगुलर स्कूल जाती हूँ और अपने डेली रूटीन्स अपने आप करती हूँ, मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बस यही कहना है कि दवाई पे और सर पे पूरा विश्वास रख के मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया था, और मुझे जिसका मेरी तरफ से 100% रिज़ल्ट मिला है, जिसके लिए मैं सर की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि कैंसर जैसी चीज़ जिसका नाम सुन के ही लोग डरते हैं, मैं उस फेज़ से निकल चुकी हूँ, और अब जो मेरा रह गया है वो हार्डली 10 से 15% है। थैंक यू सो मच। ब्रिजमोहन जी है, 65 ईयर्स के थे, सिविल इंजीनियर है, महेश नगर से आए थे हमारे पास में। इनको डॉक्टर चेतना शर्मा ने रेफ़र किया था। एक्यूट ILD की प्रॉब्लम थी, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस भी था, निमोनिया भी रह चुका है। 2012 में ब्रेथलेसनेस रहती थी, वेट लॉस भी था, टाइप 2 डायबिटीज़ में लाइटस भी थी। 2024 में फीवर, कफ और एंटीबायोटिक भी थी। HRCT में मल्टीपल हैवी कॉम्बिंग चेंजेस विद सेप्टल थिकनिंग and few traction bronchiectasis in bilateral upper, right middle, left lingular and bilateral lower lobes, predominantly subpleural region, likely ILD changes. ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। दवाई खाने से क्या फर्क लगता है आपको? फायदा हो गया, रुपये 80 पैसे फायदा हो गया, 20% बाकी है बस। रुपए में 80 पैसे फायदा हो गया? कफ नहीं आ रहा मेरे, कम हो गया। पहले क्या दिक्कत थी आपको? कफ बहुत ज़्यादा था, और सब सांस चढ़ता था। ऐसा तो क्या है कि उठ के पेशाब करता था ना, उसमें मेरे को सांस चढ़ जाता था। अब आपके तरह से बहुत फायदा है डॉक्टर साहब। अब मैं सीढ़ी भी चढ़ जाता हूँ तो इतना सांस नहीं चढ़ता, चढ़ता है तो क्या 5 मिनट ठीक हो जाता वापस, थोड़ा कम चढ़ता है। जितना दम फूलता था वो काफी कम हो गया। और होता भी है ना डॉक्टर साहब, 2 मंजिले कल चढ़ गया था मैं घर पे यहाँ, तो 5-7 मिनट वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। पहले नहीं चढ़ पा रहे थे? पहले डॉक्टर साहब पेशाब करने में दिक्कत आ रही थी मेरे को,
जब से हम यहाँ पर आए थे मतलब उस समय बहुत दिक्कत थी 3 महीने पहले जब आया था, 2.5-3 महीने पहले, उस समय बहुत दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी, इनको इमरजेंसी में भर्ती मतलब करा। टॉयलेट में जाता था तो सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, लेट भी नहीं पा रहे, बिस्तर में बैठ भी नहीं पा रहे, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर पहले जो कफ अंदर से जमा होता था ना, अब लगता है ऊपर खकार टाइप ही है, अंदर से खिंचाव बंद हो गया, अंदर जमा चिकना चिकना जाता था वो कम आता है, अब ऊपर खकार टाइप ही जो होता है ना वही आता है, दिन में 2 बार ही करीब आता है। अच्छा, पहले पहले बहुत ज्यादा था सर सारे दिन भर ही मतलब रात को भी आपको रोना क्यों आ रहा है अभी? मतलब मैं जब तबीयत सही नहीं होती है ना तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। सर घबरा जाते हैं। नहीं, अभी तो आपकी तबीयत सही है पहले से बहुत। सर आपके सामने ज्यादा रोना क्योंकि आपने इलाज किया मेरा। सर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है इनका बिल्कुल, एकदम मतलब डाउन हो जाते हैं जब। नहीं, आप बताओ आपके हिसाब से क्या चेंज लगता है आपको? सर पहले खाना भी नहीं खा पा रहे थे, मैं खाना रखती आधी रोटी खा के एक तरफ थाली कर देते, रोने लग जाते। फिर मैं कहती आप ऐसे सही नहीं होगे, वजन तो जो डाउन हो रहा है वो बढ़ेगा ही नहीं, और दवाइयाँ भी इतना फ़ायदा नहीं कर पाएगी, तो आप खाना तो पेट भर के खाओ। फिर धीरे धीरे अब इनको थोड़ा खाने में भी अच्छा लगने लग गया। अब जैसे पहले आधी चपाती खा रहे हैं, पतली पतली 3 चपाती खा लेते हैं, 1-2 कटोरी दाल भी पी लेते हैं। वेट करना एक बार कितना आता है? और सर सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे बिल्कुल, ऐसे कमर के हाथ लगा के एक सीढ़ी चढ़ के फिर रुक जाते थे, बिल्कुल नहीं चढ़ पा रहे थे। फिर अब धीरे धीरे मतलब बहुत सांस फूल रहा था सीढ़ी चढ़ने में। 63.9 देखो, अपने को कितनी बार दवा ले ली है अपन ने? 4 महीने हो गए। जी हमने सर जुलाई से 12 जुलाई से चालू करी थी। 12 जुलाई से जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने ही हुए हैं, जी जी है ना? जी और तीसरे बार आज है, जी जी। तो 3 महीने में आपको कितना चेंज लगता है इनमें? सर अब तो बहुत सही हो गया, वजन भी सही हो गया इनका वापस, पहले 60 किलो हो गया था, वजन भी बढ़ गया। अब ये पैदल चल रहे हैं, कल हमने काफ़ी वॉक कर ली। कल डॉक्टर 1 किलोमीटर चल लिया, हम जानवर से आए थे। क्या कर लिया? 1 किलोमीटर चल लिया, आधा पौन किलोमीटर रेलवे स्टेशन वहाँ चला, इंजन आगे आगे था, तो फिर यहाँ गांधीनगर उतरा, इंजन आगे आगे था, वहाँ पे गेट पे आया, करीब आधा किलोमीटर, यहाँ करीब 1.25 किलोमीटर चल लिया मैं। चलो, थैंक गॉड। और जी धीरे धीरे चला मीडियम स्पीड से। और ठीक है डॉक्टर साहब मेरे लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना हल्की सी। ये हरमीत कौर जी है, ANA था, पॉजिटिव लेफ्ट आई ऑप्टिक न्यूराइटिस, डीमाइसिलिनेटिंग, लेसन इन बोथ आईज, B5345 कार्ड नंबर है इनका। जब ये आए थे तब इनका लेफ़्ट आई का ब्लड विजन था, हेयर फॉल हो रहा था, स्लीप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, स्टीरॉइड्स ले रहे थे 60 mg तक। इनकी स्टार्ट हुई थी कंप्लेन 2023 में लेफ़्ट साइड के हेडेक से, उसके बाद ब्लड विजन रहने लग गया था, फिर लेफ़्ट आई विजन कंप्लेंट्स रहने लग गई थी, और उसके बाद इन्होंने एलोपैथी में दिखाया था, बट तब भी विजन ब्लरी था इनका। अभी कैसा है आपका विजन? सर अभी तो सही है, नॉर्मल लग रहा है सर मुझे अब तो। नॉर्मल लग रहा जी है। सर। और क्या दिक्कत लग रही है? वीकनेस वगैरह? सर वीकनेस और ये हेयर फॉल तो सर बहुत सालों से चल रहा है, हाँ हाँ। बाकी वीकनेस ऐसा नहीं है सर। पहले जब यहाँ आए थे तो आपको क्या दिक्कत थी? सर इसकी आईज की प्रॉब्लम थी, ये जो लेफ्ट आई की प्रॉब्लम हुई थी। क्या? सर इसमें बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, फिर वो एलोपैथिक लिया था सर, 3-4 महीने लिया तो स्टेरॉइड चल रहा था जब तक ठीक है, फिर उन्होंने 1-1.5 महीना जब स्टॉप किया ना स्टेरॉइड, तो सर ये वापस प्रॉब्लम रिक्रिएट हो गई। तो सर फिर मैं वापस दिखाया तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो आपको कंटिन्यू चलती रहेगी ज़िंदगी भर, 15-20 साल भी लग सकते हैं या लाइफ टाइम भी चल जाए। होम्योपैथी में 15-20 साल थोड़े लगते हैं। नहीं सर। और होम्योपैथी में आपका जो दिखना बंद हो गया था अभी अच्छे से दिख रहा है आपको? सर बिल्कुल, और सर अब स्टेरॉइड भी बंद हो गए मेरे पूरे। स्टेरॉइड मैंने बोला था आपको कि कम करके बंद कर दो बिल्कुल, है ना, टेपर करके। कितने दिन हो गए छोड़े हुए? सर 3 महीने हो गए अप्रॉक्स। और कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं सर बिल्कुल नहीं। चलो, थैंक गॉड, थैंक एनीवन। थैंक यू सर। बहुत खतरनाक है तो।
राधे दूध रही की दूध पी रही है। क्या चक्कर है यार इसका। क्या हुआ राधे? अरे आ जाइए, मेरा मतलब है। दूध रही है तो अरे भी सही होगी, रुको। हाँ तो जीप नहीं खाता है अपनी। जीप खा रही है क्या? बहुत तेज है यार ये तो। टीथ, टंग, हेयर, हैंड, लेग्स, थंब, फिंगर्स। अच्छा बोलो जॉनी जॉनी। ठीक है मदर हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा बच्ची को काफ़ी फ्लिट्स आते थे, मतलब वो अपना होश भी नहीं संभाल पाती थी। इवन वो सारे दिन बेड पे लेटी रहती थी। उसको दिन में कम से कम 5-6 बार फ्लिट्स आते थे कंटिन्यूसली। पर किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर आप ट्रीटमेंट लो यादव होमो क्लिनिक पे। अब वो इतनी सही हो गई है, बिल्कुल उसके जो फ्लिट्स आ रहे थे वो एकदम स्टॉप हो गए हैं साल भर के अंदर अंदर। और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है एंड वो स्कूल भी जाने लगी है, अब वो बोलने भी लगी है और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। केस नंबर क्यों चिल्ला रहे हैं? केस नंबर नीचे उतरने के लिए परेशान हो केस नंबर YC 170 न्यू पार्ट है, 23 मंथ का है। बोलता नहीं था, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके रिस्पॉन्ड नहीं देता था, कुछ भी वो इसको बोलो तो सुन हो जाता था, कुछ बोलता नहीं था। एकदम से हाथ लगाने पर डर जाता था। माइलस्टोन डिले है, एक्टिव कम है, रिस्पॉन्ड नहीं प्रॉपरली नहीं देते, एपेटाइट भी कम लगती है इसकी। मुझे तुम्हारा ले लो चाप ले। 1 साल बाद आए, इन्होंने बीच में मेडिकेशन नहीं लिया, लेकिन जो 1 महीने के अंदर जो चेंजेस आए थे वो स्टार्टिंग में वो ये आए थे कि इसकी भूख भी पहले से बढ़ गई थी, रिस्पॉन्ड करने लग गया था। अभी दे रुक जाओ, अभी दे क्या? कौन सी चाबी? कहाँ है चाबी? ये है ही नहीं। किस है चाबी? किस है? पापा किस से? बुलाओ पापा। कौन डांटेगा? क्या था केस? सर 1 साल बाद आए हैं ये। 1 साल बाद क्या देखना है? क्या देखेंगे? इसको ना मतलब उसी टाइम ये मतलब 1 महीने के बाद का इम्प्रूवमेंट है जो बोलने स्टार्ट कर दिया उसने, अंडरस्टैंडिंग इसकी प्रॉपर नहीं है। आपको बाबू से है 2 साल बाद? 1 साल बाद नहीं, अब रेगुलर नहीं तो ठीक नहीं हो पाएगा इसके साथ बाबू तो 1 साल बाद नहीं है रेगुलर। बीच में इन्होंने खांसी जुकाम के लिए सब वो मतलब नहीं ये अपनी दवाएं चलाएंगे, चलाने दो। लेना नहीं चाहिए था केस, मना करता ना दिया। सर सारी कंप्लेंट्स बेटर है, बट कुछ टाइम से जो लिप पे इरप्शन आ रहा है इसमें ब्लीडिंग बढ़ गई है। इधर आ, बैठ जा।
तो ये कुछ खा भी नहीं रहा है पेन के कारण। और इसमें ये बढ़ गए 2-3 दिन पहले कम था। और ये लेग वाला भी सेम है और एक इंजरी है वो भी हील नहीं हो रही और सर 15 डेज से फीवर भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो बीच में 2 दिन पहले तो नहीं था बट आज फिर से माइल्ड लग रहा है। और बीच में इसकी कवर डिस्टर्ब थी, डर हो रहा था बट कल से। ये क्या है? लेसरेटिंग एक्जिमा है, वीपिंग एक्जिमा। पर ये तो वायरल इन्फेक्शन है, ये जो हो रहा है दिस इज ऑल अबाउट वायरल है। फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं, ये वायरल है, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है दिस इज वायरल। तो फीवर ब्लिस्टर होते हैं ना, वो बड़ा हुआ अब तो सूख रहा नहीं, लेकिन ये बढ़ गया अभी। परसों तरसों की किसने फोटो दिखाई थी आपको? फोटो किसको भेजी थी? उस दिन कम था, अभी ज़्यादा। पर इसमें ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग भी बढ़ रही है, थोड़ा सा भी फुट टच होता है तो ब्लड आ रहा है। जैसे आप तो होता है उससे भी ब्लड आ जाता है और ऑफेंसिवनेस आ रही है इसमें। ऑफेंसिव क्या? इनको थोड़ा मुँह से स्मेल भी आ रही है। तो ब्रश नहीं हुआ। नहीं, दवाई क्या दिया था इसका? सर कार्निका दी बेटर था इसका, वो काफ़ी बेटर था। सारी ये क्या है कि जहाँ भी ये कोरियस डिस्चार्ज दे जाए, जहाँ भी इसका डिस्चार्ज लगेगा ना, वहीं पे दूसरा नया डेवलप हो जाएगा। ये बोलता है कान में दर्द होगा, कान में भी दर्द है, कान में दर्द। जैसे सोएगा ना एकदम उठ के बोलेगा मम्मा कान दुख रहा है बहुत जोर से। ताकि खाना पीना खा तो रहा है नहीं? हाँ लेकिन दूध कम नहीं, दूध तो ये पीता ही नहीं है। नहीं, कुछ भी और चीज रोटी खा लेता थोड़ी बहुत, चाय बिस्किट 2 दिन से चाय बिस्किट खा रहा है। 2 दिन से खाने लगा ना? 2 दिन से खा रहा है, सिर्फ 2 या 3 अच्छा, दिन जितना से। परेशानी परसों था उतना है या पहले से कम हुआ है? आज हो गया फिर से। आज ये हाँ बोल दूंगी मैं। ये जो नाक पे है ना, ये बिल्कुल ठीक सा लग रहा है, नहीं तो यहाँ से भी पूरा ये पहले ये ज्यादा था, नाक वाला ज्यादा, नाक वाला बेटर हुआ। अपर लिप में था थोड़ा सा, वो निकल गया, बट ये वाला काफ़ी बढ़ गया। अभी हट जाएगा 2-3-4 दिन। ये इसको हटा तब ये कहेगा इसको हटा दे। नहीं नहीं, हटाना नहीं। ब्लड आ जाएगा। बोल दो, आप बोल दो, आप बोल लो। क्या कहना? बाबा को ये बोल दो, टॉफी दे देगा। हाँ दे दो इसको, टोपी दे दो। टोपी चाहिए ना? कुछ बोलेगा नहीं? बोल, जोर से बोल, नहीं सुनाई दे रहा। बस एक नया चीज़ जो भी आई है, पहले स्कूल का भी इसको पता नहीं चलता था, अभी बता मतलब बार बार फेयर मांगते हैं स्कूल आते हैं इसको। हेलो, निकल गए। सर YHC 170 मेन पार्ट, जब यहाँ पर आए थे तब एज 23 मंथ थी। मोटेड जब यहाँ पर आए थे तब एज 23 मंथ, 2 साल का होने वाला था ऑलमोस्ट। बोलता नहीं था जब यहाँ पर आए थे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और रिस्पॉन्स नहीं देता था। मम्मा है? पापा है? पापा का है? पापा ही हो रही है? बोलता नहीं था? हाँ आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? पार्थ का है? पार्थ का है? दादी दादी के पास गया और मम्मी जो झूलो। जो बाय अच्छा गाड़ी चल गई। See you.
फोटो ले रहे हैं, इधर देख। ले फोटो। अरे इधर देख, ये फोटो आ रही है। जूजू। वो चुप भी रहे कौन रे अब? ऐसे ही हो गए। पापा आजा आजा। आजा पापा बैठ जा। कहाँ जाए गुड़गांव? पापा आजा आजा। अरे इतने सेंटेंस तो बोल रहा हूँ क्या चाहिए? पापा आजा आजा। रात को बताओ नाम पेशेंट का, और किया दो। यहाँ का नंबर। YHC 170। अच्छा ठीक है, बताओ कैसा है आपका बेबी पहले से? पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। पहले यहाँ लेके आए थे, उससे पहले तो ना चलता था, ना खाता था, ना बोलता था, कोई भी एक्टिविटी नहीं थी बच्चों वाली इसमें। तो यहाँ आते हुए हमें 9-10 महीने हुए हैं, अभी ये सारे काम करता है, अच्छे इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छी है। इससे पहले जहाँ भी दिखाया हॉस्पिटल्स में, गुड़गांव में दिखाया था हमने, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगी, परेशान हुए, काफ़ी हॉस्पिटल बदले वहाँ पे भी, उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दी। फिर किसी ने यहाँ का रेफर किया तो रेफरेंस दिया, यहाँ लेके के आए। उसके बाद तो अभी आपके सामने ही है, सारे काम करता है, स्कूल भी जाने लग गया है। नहीं, हमें स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि स्कूल भी जा पाएगा कि नहीं, चल भी पाएगा कि नहीं, बोलेगा या नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सेटिस्फाई है, इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा क्यों, ऐसी क्या बीमारी बताई थी पहले? पहले इसके बचपन से ही बता रहे हैं बीमारी, तो रिपोर्ट है आपके पास, देखा होगा आपने। लेकिन इसका ये कहते थे ब्रेन जो है वो विकास नहीं कर रहा, दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर था या विकास ही नहीं कर रहा था। जो उम्र थी काफ़ी उम्र के पीछे था ये। 1 साल का है तो 6 महीने की एक्टिविटी, 2 साल का है तो 1 साल वाली एक्टिविटी, उस तरीके से था। अब यहाँ आने के बाद हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी बदला हुआ है। आपने दोबारा रिपोर्ट करवाई? हाँ अभी दोबारा कराई है, अभी वो नॉर्मल है रिपोर्ट, जो MRI हुई थी पहले उसमें दिखा रखी थी बीमारी, अब बिल्कुल नॉर्मल है। तो 9-10 महीने की ही दवाई चली है, जो कि यहीं से चली है। बीच में कोई होम्योपैथिक के अलावा कुछ नहीं दिया हमने, वो एलोपैथिक में लेके ही नहीं गए। बुखार भी हुआ है तो भी इन्हीं दवाइयों से ही वो ठीक होता रहा। आप बताओ आपको क्या क्या चेंजेस दिखे पहले से इसमें? पहले जब ये 2 साल का था तब तक ये खाता पीता कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं पीता था। यहाँ आने के बाद तब दवाई दिलवाई तो खाना शुरू कर दिया। और ये ज़्यादा बस ये था कि मम्मा के पास ही रहूँ, किसी के पास नहीं जाऊँ, किसी बच्चे के साथ नहीं खेलता था, घर में ही रहता था। जब से यहाँ दवाइयाँ चली है तब के बाद ये खेलता भी है, सब कुछ खाता पीता भी है। और आपका नाम क्या है? नाम बताओ बेटा अपना। फोन रख दो थोड़ी देर। आपका नाम बताओ। अच्छा आपके पापा का नाम बताओ। अच्छा आपकी मम्मी का नाम बताओ। अच्छा कहाँ रहते हो आप? सबको थैंक यू।